यस सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग दीपान, गुड इवनिंग तथा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इवनिंग सर। ऑल ऑफ गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, चलो सर स्टार्ट करें बिजनेस लॉ क्लास। और बिजनेस लॉ में हम लोग सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक टॉपिक है। जैसे लास्ट दिन मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाया था लाइव क्लास में लास्ट वीक। कंटिंजेंट, आई थिंक क्वासी एंड कंटिंजेंट के बारे में बोला था मैंने। ठीक है, तो आज जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं बताने वाला हूँ वो होगा सर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। ठीक है, ये एक टॉपिक मैंने लाइव में नहीं करवाया, काफी लोगों को बैकअप लेक्चर्स दिया हुआ है सर, रिकॉर्डेड में भी काफी लोग किया है, आई नो दैट। लेकिन सर ठीक है, तो आज लाइव गुड इवनिंग डिस्कशन में सर। आपको सुना। गुड इवनिंग प्रियाक्षी। गुड इवनिंग नानी। गुड इवनिंग सर। ओके सर, अच्छा चलो स्क्रीन शेयर करते हैं और मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पे आके समझाता हूँ कि सर क्या बताना है। तो देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना बिजनेस लॉ का एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट एक्ट है। ठीक है, बड़ा भी है, इम्पोर्टेंट भी है। और क्या बताऊं सर, इसके बिना तो सारा बात अधूरा है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी सब कुछ होगा, तभी एक बिजनेस बेसिक लेवल डील। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में काफी लेक्चर्स मैंने दिया ऑलरेडी, जो लोग ऑलरेडी पुराना लेक्चर्स देख चुके हो लाइव में या रिकॉर्डेड में, दे नो दैट सर कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत वास्ट एरिया है। और कॉन्ट्रैक्ट जिसको पता है सर, वो बिजनेस लॉ का जो बाकी टॉपिक होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं, तो चैप्टर बोल सकते हैं उसको, लाइक सेल ऑफ गुड्स, लाइक पार्टनरशिप, ठीक है, एलएलपी जो भी है। ठीक है, मतलब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर है ना, तो आप इतना समझो कि बाकी सारा का सारा लॉ आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बेस है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा सर। ठीक है, तो ये बेसिक्स मैंने काफी पहले कर दिया था, बाद में मैं वापस जब रिवाइज करवाऊंगा तब और एक बार लाइव करवा दूंगा सर। लेकिन जैसे कि बेसिक्स में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एकदम सारा डिस्कशन मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। कंसिडरेशन क्या है, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बता दिया था, उसका रेमेडी। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ दिया, मतलब डील करके डील को निभाया नहीं, ठीक है, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, बट वादा नहीं निभाया गया, ऐसे सिचुएशंस में क्या स्टेप्स हो सकता है। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था सर। और एक स्पेशल एरिया था सर, वेरी वेरी स्पेशल एरिया, कॉन्टिजेंट एंड क्वासी, जो मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया। सर आज का जो डिस्कशन एरिया है ना सर, दैट इज परफॉर्मेंस। ठीक है, बेसिकली वादा कैसे निभाया जाता है, परफॉर्मेंस कैसे किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। सर पहले ब्रीच हो गया फिर परफॉर्मेंस पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं सर, आपको मैंने बेसिक्स में सारा कवर कर चुका था। तो मैंने ये टॉपिक सोचा था कि बाद में बताऊंगा, तो इसलिए मैंने आज इसको स्टार्ट किया। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा ध्यान लगा के और कंसंट्रेशन करके थोड़ा सुनो, पेशेंस लगा के, पूरा समझ में आ जाएगा सर कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब बहुत सिंपल है। इंसान अपने आप के साथ भी वादा करता है, ठीक है। मतलब हम लोग कई बार सोचते हैं कि डील मतलब क्या, सिर्फ बिजनेस डील। सिर्फ डील मतलब खुद के साथ भी डील होता है कि भाई मुझे कुछ, जैसे हम लोग अपने जिंदगी में हर कोई अपना अपना जिंदगी का ऑब्जेक्टिव के पीछे क्या कर रहे हैं सर, भाग रहे हैं सर, ऑब्वियसली भागना ही चाहिए। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए आप अपने साथ कोई डील किए हो, अगर नहीं किए तो जरूर सोचते हो कि मुझे जिंदगी में ये करना है, मुझे जिंदगी में वो करना है, ठीक है। ठीक है, तो जो भी हम डील करते हैं, तो वो डील जो भी हम लोग अपने साथ करें, किसी और के साथ करें, उसे परफॉर्म करना पड़ता है ना सर। परफॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं। विदाउट परफॉर्मेंस आप कैसे पहुंचोगे आपके ऑब्जेक्टिव में, नहीं पहुंच सकते। सिमिलरली जब किसी और के साथ कोई वादा होता है, चाहे वो बिजनेस का, सिंपल एक एग्जांपल देते हैं। मानो कि आपका जो डेली का दूध वाला है सर, ध्यान से सुनना बात को। आपके घर में अगर मिल्क मैन आता है, दूध वाला समझते हो ना सर, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल लैंग्वेज में ग्वाला बोलते हैं, है ना। ग्वाला मतलब जो दूध का कारोबार करते हैं, मिल्क मैन, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग ऐसे बोलते हैं ना मिल्क मैन, लेकिन इन आवर ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेज दे कॉल्ड ग्वाला, ठीक है। तो गोवाला मतलब गोरु का पालन करने वाला, दैट्स व्हाई कॉल्ड गोवाला, ठीक है। अब ग्वाला जो है सर, वो आपके साथ वादा किया है कि अर्ली मॉर्निंग, डेली सुबह सुबह आपके घर में फ्रेश ताजा दूध, पनीर, जो भी चीजें हैं आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा।
और फिर उस दूध से आप अपना घर का जो भी ज़रूरत के काम है, लाइक बच्चे लोगों को खाना दिलाना, उसका जो न्यूट्रिशन है उसका ख्याल रखना, घर के बड़े लोग दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध रिलेटेड खाना बनाते हैं सर, ये सब जानते हैं दूध से क्या होता है, आप वो ना भूलिए। सर मेरा सवाल एकदम सिंपल है कि अगर किसी कंपनी ने आपके साथ वादा कर रहा है, आप उनका सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक एक मल्टीनेशनल ग्वाला के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। इंडिया में एक ऐसे ही एक ग्वाला बिजनेस चालू हुआ है। नॉर्मली हम लोग ग्वाला के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमें नॉर्मल ट्रेडिशनल ग्वाला समझ में आता है, बट उसके बाद सर आजकल तो पैकेट दूध का मार्केट हो ही चुका है, आप लोग जानते हो ना सर। पैकेट दूध का मार्केट तो हो चुका है, अमूल ताजा वगैरह बहुत सारा, अमूल तो उसके ऊपर मतलब सबसे बड़ा नाम है सर अमूल, ठीक है। एक कंपनी आया है सर रिसेंटली, दे क्लेम दैट कि ये लोग आईआईटी या आईआईएम एलुमनी है, बट ये टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, यूट्यूब में भी काफी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है बड़े बड़े सेलिब्रिटी से। बट इनका बिजनेस सिस्टम बड़ा ही यूनिक है। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा हूँ सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। कंपनी के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जस्ट आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है, ये कंट्री डिलाइट इसका नाम है। मैं आपको ऐसे नहीं, मैं रैंडमली ना ग्वाला का एग्जाम्पल पिक कर लिया, फिर मेरे दिमाग में ये कंपनी का नाम याद आ गया क्योंकि मैं भी लेता हूँ इन लोगों से, ठीक है। तो इनके साथ मेरा जो सब्सक्रिप्शन या कॉन्ट्रैक्ट चलता है, इसमें डेली मॉर्निंग मेरे घर पे दूध ये लोग पहुंचाता है, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, जो भी हमें चाहिए होता है, इवन मंथली लेवल में घी, ठीक है, जरूरत होता है ना सर। तो ये सब चीज मैं इनसे लेता हूँ सर, ठीक है। तो जो भी इनका प्रोडक्ट है, आप इनके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और लेके आप इनके सब्सक्रिप्शन के हिसाब से ये आपको घर पे प्रोवाइड करता है। ये लोग ये भी क्लेम करता है कि इनका जो दूध है, ये बेसिकली जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो एडल्ट्रेशन होते हैं दूध के अंदर आजकल पैकेज फूड्स में, वो सब इनके दूध में नहीं है। पैकेज दूध है बट इनका दूध काफी प्योर माना जा रहा है एज पर देयर एनालिसिस, एंड अभी भी मुझे भी रिपोर्ट खराब नहीं लगा। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। वो तो अलग बात सर, क्वालिटी कैसा है नहीं है वो कनेक्शन नहीं है सर, बट मेरा कहने का मतलब है कि ये एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। करेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी एक डिसीजन लिया सर, दुआरे राशन, ठीक है, समझते हो दुआरे राशन। सर आप क्या टीएमसी का एजेंट बन गए? अरे नहीं रे बाबा, एग्जाम्पल दिमाग में आ रहे हैं, ध्यान से समझो। मतलब ये लोग वादा कर रहे हैं, अब उसको परफॉर्म करना है। जैसे ये दूध वाले लोग तो कॉर्पोरेट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ये कम से कम 100 150 200 करोड़ का मार्केट कैपिटल लेके मार्केट में आया है, मजाक नहीं है इनका, ठीक है। इनका मैं केस स्टडीज कर रहा था, काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन ने इनमें पैसा लगाया, ठीक है, तब जाके इतना बड़ा एक डील करके इंडिया के बड़े बड़े शहरों में अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। मतलब ये दूध का अलग अलग दूध बेच रहा है, घी बेच रहा है, ठीक है, ब्रेड्स वगैरह बेच रहा है, इवन कोकोनट क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो जिसको हम लोग डाब बोलते हैं सब, ठीक है, रॉ कोकोनट बेच रहा है। सो काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है इनके बिजनेस का। तो जो भी हो, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर के साथ कि भाई मैं आपके घर में सुबह सुबह पहुंचा दूंगा। सिमिलरली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रिसेंट में एक काफी इंटरेस्टिंग स्कीम बनाया सर, इवन सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी उसका दिया, ठीक है। उन्होंने बताया कि अरे राशन, दुआरे राशन, जानते हो आप लोग शायद, जो लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल खबर रखते हो, ठीक है, मे हाँ बी दे नो, सर। जानते हो ना सर, ठीक है। दुआरे राशन के ऊपर एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लाना चाह रहा था कि जैसे आजकल राशन दुकान में लाइन लगता है ना, जो राशन शॉप होता है सर, फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है सर, वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बोल रहा है, ममता दीदी का सरकार, कि हम लोग कोर्ट केस हिटिंग जॉब्स में ये नहीं, दुआरे राशन स्कीम हैज नो लीगल सैंक्शंस, हाई कोर्ट, ठीक है। इसके ऊपर एक लीगलिटीज के ऊपर चार्ज कर रहा है। अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या डिसीजन हुआ है, कि कब का रिपोर्ट है सर, सितंबर का रिपोर्ट है आई थिंक। इसमें सैंक्शन आ चुका है, मे बी मोस्ट प्रोबब्ली, एक बार वापस वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके चलो सर, कोई बात नहीं, आप लोग खबर देखते रहो, समझ में आ जाएगा। सो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा ज्यादा एग्जांपल दे देता हूँ, बट माय ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल सर, कि चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे आपके लोकल दूध वाला हो, ग्वाला हो, या फिर सर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सभी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में ऑफर करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब किसी को कोई ऑफर कर रहा है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, और उसको परफॉर्म करना पड़ता है। एक बेसिक लेवल कॉन्ट्रैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे देखो मैं अगर मैं दूध वाले का एग्जांपल दूं आपको, ये लोग ऑफर कर रहा था कि भाई हम लोग ऐसे
एडल्ट्रेशन फ्री दूध लोगों के घर में फ्रेश मिल्क देते हैं, क्या आप लेना चाहेंगे? तो मैंने बोला कि हाँ लेना है। मतलब मैं कैसे लिया, इनके साइट में गया, बैलेंस भरा, जैसे देख रहे हो ना यहाँ पर इनका बैलेंस दिख रहा है किसी का, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिया, पहले मंथ में मैंने 500 रुपीज डाला, फिर मुझे 500 रुपीज में डेली एक पैकेट करके 1 पैकेट मिल्क मेरे को देता था। फिर मैं अपना अमाउंट बढ़ाया तो 1000 रुपीज किया, तो अभी 1000 रुपीज देने के बाद अभी मुझे डेली 2 पैकेट मिल्क या 3 पैकेट जो भी जरूरी होता है मैं ऑर्डर करता हूँ ना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सर? सर इन्होंने मुझे ऑफर किया था, सिंपल बात है, एकदम बिजनेस डील देखो। इन्होंने मुझे ऑफर किया था, मैंने इनका ऑफर को एक्सेप्ट किया। अब जैसे ही इनका ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे और इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। मजा का बात देखो सर, अब जैसे एग्रीमेंट हो गया ना, अब इस एग्रीमेंट इनफोर्सेबल में लॉ कैसे हुआ? देखो सर, मैंने इनको पेमेंट किया ना 500 रुपीज, 1000 रुपीज, इन्होंने मेरे को बिल भी दिया ना, ठीक है। अब जैसे मैंने पेमेंट किया, मैंने इनवॉइस जनरेट किया, टैक्स भी लिया मेरे से सर, ठीक है, क्योंकि कंपनी है, पैकेज प्रोडक्ट्स है, टैक्स भी ले लेता है। अच्छा नॉर्मल दूध में टैक्स नहीं होता, बट कुछ पैकेज प्रोडक्ट्स में टैक्स होता है सर, ठीक है। सो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इनवॉइस भी जनरेट किया। अब इनके साथ जैसे इनवॉइस जनरेट हो गया ना, तो एग्रीमेंट क्या हो गया जानते हो? एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। मतलब पेमेंट लिया, मेरे को बिल जनरेट किया, तो ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। और जैसे कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इन्हें भी हमें दूध देना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन जितना दिन तक चलेगा, और मुझे भी इनका पेमेंट जैसे ही खत्म होगा मुझे करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं डील कैंसिल करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एग्जैक्टली कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, ठीक है, यही सब डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ, ठीक है। तो यही इस पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब कॉन्सेप्ट है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का क्या अलग अलग तरीका हो सकता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द बेसिक क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का काफी सारा बेसिक क्लास कवर करके रखा। सो जिन लोगों का भी बाई चांस मिस है, जरूर एक बार मतलब बैकअप लेके रिवाइज कर लीजिए सर, ठीक है। तो आपको हर एक पॉइंट एकदम A to Z समझ में आ जाएगा। बट ऐसा नहीं कि आज जो मैं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, जिनका नहीं हुआ है सभी को समझ में आएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या है सर? सॉरी, सेक्शन 37, 40, 41, 42, 39, ठीक है। these are some of the important sections जो मुझे यहाँ पर आपके बताने के साथ बात करना है, ठीक है। तो चलो एक एक करके पूरा पॉइंट उठाते हैं। समझ में आ रहा है ना सर? बोलो सर, अभी तक तो समझा है कुछ भी नहीं मैंने, जस्ट मैंने आपको बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। जो भी वादा होता है ना, उस वादा को निभाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तब जाके बिजनेस बनता है सर। बिजनेस का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है सर, आधा से ज्यादा लोग बिजनेस में एक चीज भूल जाते हैं कि वो सोचते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस होता है। नहीं सर, बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, बिजनेस परफॉर्म करने का भी जगह होता है। ज्यादातर लोग इन बिजनेस में फेलियर इसलिए होते हैं, अगर आप कभी सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इन मैक्सिमम केसेस बिजनेस क्यों फेलियर हो जाते हैं जानते हो? क्योंकि वो परफॉर्म करना भूल जाते हैं और उनको सिर्फ प्रॉफिट का चिंता होता है, ठीक है। सो सिर्फ प्रॉफिट का चिंता करने से कभी सॉरी बिजनेस सर, একটু लेट হয়ে গেলাম। ओके ओके, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट का चिंता नहीं सर, परफॉर्मेंस भी करना पड़ता है। ओके चलो देखते हैं हमारे पिटारे में क्या है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा कि परफॉर्मेंस किन से होता है, मतलब बाई होम। देयर इज अनदर पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसिंग। मतलब अगर एक साथ दो जन प्रॉमिस कर रहा है किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के बारे में, एक जन नहीं बोल रहा है, दो जन बोल रहा है, तीन जन बोल रहा है, जॉइंटली बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग मिल के करेंगे, तो अगर मिल के करेंगे तो जो भी लोग बोल रहे हैं ना उन सबको करना पड़ेगा। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिसी, मतलब प्रोमिसर मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है, प्रोमिसी जो जिसको निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोमिसर, प्रोमिसी, ऑफरर, ऑफरिंग, ये सब बात हो चुका है बेसिक्स में, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा या रिवाइज कर लीजिएगा। अनदर पॉइंट इज टाइम, प्लेस एंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी। अच्छा, हर चीज का ना एक समय होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी काम करो, नॉट लाइक दैट सर।
समय बोल के कुछ चीज होता है, टाइम प्लेस और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। आगे बात करते हैं क्या है टाइम के बारे में। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बदले में जो करना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक बंदा पैसा दे रहा है तो दूसरा बंदा गुड्स ले रहा है, रेसिप्रोकल, ऑपोजिट में कुछ तो होना चाहिए। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है। एंड डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपना अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एंड राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस एंड एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। अगर कोई इम्पॉसिबल एक्ट्स बनता है तो उसके केस में क्या एग्रीमेंट बनेगा। डोंट वरी सर, अब एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको बिजनेस लॉ का ये सब पॉइंट समझ में आता जाएगा सर। थोड़ा सा रुक जाओ, एक एक करके आगे बढ़ते हैं सर। जल्दबाजी करने से क्या होगा, शैतान का काम हो जाएगा। जल्दी का काम शैतान का, इसलिए मन को शांत रख के पढ़ो। अच्छा देखो, तो ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37 ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करता है। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी मतलब ऑब्वियसली, जैसे मैं अभी आपको वो ग्वाला के बारे में बात कर रहा था, कंट्री डिलाइट बोल के एक कंपनी के बारे में बात कर रहा था, जस्ट ऐसे ही रैंडमली, कंट्री डिलाइट ले लो भाई, अमूल ले लो, जो लेना है ले लो, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैंने बताया कि ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी आपके साथ वादा कर रहा है, दूसरा आप उनका वादा को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ चलो एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो सेक्शन 37 इस ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे हम लोग इंटरनेट भी यूज करते हैं घर में, फॉर एग्जांपल आपका जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है, तो ब्रॉडबैंड वाले आपको सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, ब्रॉडबैंड वाले आपके घर पे नेट पहुंचाते हैं। तो ये एक ऑब्लिगेशन है, हम लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे और ब्रॉडबैंड कंपनी हमारे घर में अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई करेंगे, है ना। हम लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे और ब्रॉडबैंड वाले हमारे घर पे अनइंटरप्टेड सप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया, ऑब्लिगेशंस हो गया, ठीक है। सिंपल बात है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं। सेक्शन 37 में ये सिंपल बात बोला गया है। The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of the Contract Act or any other law. Promises bind the representatives of promisor in case of death of such promisor before performance unless a contrary intention appears from the contract. Sir, मतलब समझाओ। सर मतलब ऐसे तो नहीं समझाया जा सकता, थोड़ा एग्जाम्पल का यूज करना पड़ेगा। चलो, नॉर्मल वे में क्या समझाया जा सर, सिर्फ लैंग्वेज याद करना पड़ सकता है और इससे ज्यादा नहीं, लेकिन अगर इसको अंडरस्टैंड करना है तो समझो कैसे अंडरस्टैंड करना है। ए promises to deliver goods to B on a certain day, ए बोल रहे बी को भाई हम तुम्हें एक पर्टिकुलर डे में गुड्स सप्लाई कर देंगे, बदले में तुम मुझे 1 लाख दे देना, माने पेमेंट ऑफ ₹1 लाख। बट सर यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है और थोड़ा दुख का बात है, ए का डेथ हो गया, ए डाई बिफोर दैट डे। अब क्या होगा, ए अगर बी को प्रॉमिस किया था, ए बी को प्रॉमिस किया था कि भाई तुम मुझे 1 लाख दो, मैं तुम्हारे घर पे प्रोडक्ट्स ट्रांसफर कर दूंगा ना। मुझे ये बताओ सर, तो फिर ए का डेथ हो जाएगा तो क्या होगा। अरे बोलो, तो क्या गुड डिलीवरी नहीं होगा। हाँ सर, अरे होगा ना, ए का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जाके पहुंचा देगा, क्यों नहीं होगा, गुड्स ही तो है, गुड्स ही तो है, क्यों नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि ए का डेथ हो गया तो जिस मतलब जो डील हुआ था वो फुलफिल नहीं हो सकता है, ये तो बहाना हो जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा देरी हो सकता है, मे भी कुछ डिले हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक दुखद घटना है। बट ऐसा नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। हाँ सर, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि नहीं जिनसे आपका वादा बात हुआ था वो तो उसका तो डेथ हो गया, अभी आपको नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज नहीं हो सकता, बिकॉज ये गुड्स का मैटर है। गुड्स कुछ भी हो सकता है, से फॉर एग्जांपल ये प्रॉमिस किया था बी को ग्रोसरी डिलीवरी करने का, ठीक है, या फिर कोई टीवी खरीद के आया था एक ही दुकान से, तो टीवी डिलीवर करना, फ्रिज डिलीवर करना, समथिंग जो भी गुड्स के हिसाब से आप देखोगे सर, ठीक है। तो गुड्स डिलीवर करने में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। हाँ मे बी देयर मे बी सम डिले, बट ऐसा नहीं कि ये परफॉर्म होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ए इज रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी एंड बी इज बाउंड टू पे। ए का जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, चाहे उसका घर का कोई हो या फिर उनके दुकान से कोई हो, एनीवन, ठीक है,
तो वो आके बी के घर पे डिलीवरी करके जाएगा एंड बी इज बाउंड टू पे 1 लाख टू एज रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है कि ए का डेथ हो गया, ठीक है, ए का डेथ हो गया, सॉरी बी का डेथ हो गया, तो फिर बी के रिप्रेजेंटेटिव को डिलीवर कर देगा, ऑपोजिट हो ही सकता है। बट देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी एक पॉइंट है, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। ए प्रॉमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, ये बोला बी को भाई मैं तुम्हारे लिए एक पिक्चर बना के जाऊंगा, पिक्चर मतलब पेंटिंग करके जाऊंगा तुम्हारे लिए, तो ये सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस, इस दिन के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर डे में, और उसका एक पर्टिकुलर दाम भी मैं तुमसे चार्ज करूंगी। से फॉर एग्जांपल पेंट बनाने का मैं तुमसे 50,000 चार्ज करूंगा। ये तुम्हारा एक क्या बोलते हैं उसको, अरे जिसमें कोई इंसान अपना ही फोटो बनाता है उसको क्या बोलता है रे, उसका एक नाम होता है, एक टेक्निकल नाम है ड्राइंग के लैंग्वेज में, पोर्ट्रेट बोलते हैं क्या? हाँ, चलो जो भी हो, पोर्ट्रेट ही, आई थिंक पोर्ट्रेट ही बोलता होगा। ठीक है, अरे आप लोग कनेक्टेड हो सर मेरे साथ? आवाज सर नहीं आ रही पोर्ट्रेट। मेरी? ओके सर। तो ये promises to paint a picture for B by a certain day at a certain price. ये die before the day, but ए का डेथ हो गया, मतलब पेंट करने से पहले। अब क्या होगा, क्या ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्या उसको बी के लिए पेंट बनाना पड़ेगा? हाँ सर। না স্যার, क्यों नहीं? স্যার এটা নিজস্ব স্কিল, তো এটা তো অন্য কেউ করতে পারবে না। वेरी गुड सर। सर ये जो पेंटिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये कोई गुड्स नहीं है। किसी को पेंटिंग डिलीवर करना या पिक्चर डिलीवर करना ये कोई गुड्स नहीं है कि भाई कहीं से भी उठा के लाके दे देते हैं। ये एक स्पेशल आर्ट है। जरूरी नहीं कि ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर ए का जो लड़का है या बेटा है, ठीक है, ए का जो सन है या डॉटर है, उन्हें भी ड्राइंग आता हो। और जरूरी ये भी नहीं है कि बी जो है सर, वो ए का जो बेटा है या बेटी है या फिर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सर्विस लेना चाहे, नॉट नेसेसरी। क्योंकि ये एक स्पेशल स्किल का मैटर है, क्योंकि ये एक स्पेशल स्किल का मैटर है। ये चीज कुछ एनी अदर थिंग भी हो सकता है। जैसे टीचर, वो भी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट में चलता है, हर कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो या फिर डॉक्टर, ठीक है, एनी काइंड ऑफ, जरूरी नहीं कि सर कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, है ना, टीचर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव टीचर ही होगा, नॉट लाइक दैट। तो ऐसे केसेस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये promises to paint a picture for B by a certain day at a certain price, a die before the day, and contract cannot enforce either by its representative or by B because it involves use of personal skill and it is a contract of personal nature. तो जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का होता है उसमें परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होगा सर, ठीक है। अगर कुछ भी तो फिर ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा और बी यहाँ पर कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मेरे साथ वादा हुआ था और उसने निभाया नहीं, ये नहीं हो सकता सर। लेकिन हाँ, अगर गुड्स डिलीवरी का मैटर हो, ध्यान से बात को समझे, बिकॉज इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट, गुड्स डिलीवर करना कोई स्पेशल स्किल का मैटर नहीं है। एनीवन, एनीबडी डिलीवर कर सकता है अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर वो रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी कर देता है तो जो भी पेमेंट का बात हुआ था वो पेमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर, सेक्शन 37, ठीक है। तो जो स्पेशल स्किल का मैटर का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और के थ्रू से परफॉर्मेंस होना पॉसिबल नहीं है। बट जो नॉर्मल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है या नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस हो सकता है, अब यहाँ पर दो एग्जांपल है, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में सिमिलर नजर आएगा आपको, ये देखा जाएगा रीजनेबल सेंस में, ठीक है। रीजनेबल सेंस क्या होता है, हर चीज का एक रीजनेबिलिटी होता है। अब रीजनेबल सेंस ना एक्सपीरियंस के थ्रू से समझा जाता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट पढ़ाई नहीं होता, ठीक है। अब रीजनेबल का मतलब वही होता है, तो जो अगर कोई मानो कोर्ट में क्लेम करता है तो फिर जो लॉयर होते हैं ना वो विचार करते हैं, बिकॉज उनको वो लॉयर ऐसे नहीं बना, उनका विचार करने का क्षमता है तभी उनको लॉयर बनाया गया, ठीक है। सो उनको पता है रिजनेबल क्या होता है, कि कौन सा काम परफॉर्म हो सकता है और कौन सा चीज परफॉर्म नहीं हो सकता। कुछ चीज तो आम आदमी को ऐसे भी समझ में आता है। आगे देखे सर, ए कॉन्ट्रैक्ट बिन एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा सिंपल इक्वेशंस है, वी नो दैट सर, बार बार मैं बोलता हूँ बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। There must be offer and acceptance, there must be offer and acceptance, and offer and acceptance equals to agreement, ठीक है।
एन एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है मतलब लीगली रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल सेल के केस में बिल ही रजिस्ट्रेशन हो गया सर। अगर उसमें टैक्स दे रहे हो तो और कोई प्रूफ का ही जरूरत नहीं है, ठीक है। जीएसटी पे कर रहे हो तो और कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है। बट अगर जीएसटी ना भी देते हो तो बिल जो दे रहा है ना दुकानदार आपको, दैट इज मोर देन एनफ टू प्रूव दैट कि भाई हमारे साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन सर जैसे मानो कि आप रेंट पे रहते हो, पीजी में रहते हो या फिर कहीं पर हाउस रेंट पे हो, तो उसका रेंट का जो दलील होते हैं एग्रीमेंट होता है, और उसको जब नोटरी कर दिया जाता है, सरकार के घर में स्टैंप ड्यूटी जमा कर दिया जाता है, आप लैंड खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, कार खरीदते हो, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, ठीक है। पेपर्स में सारा चीज होता है, फिर उसमें स्टैंप ड्यूटी हो या गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो, समथिंग लाइक दैट जमा किया जाता है, तब जाके वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है। सिंपल बात है। मतलब भाई लॉ आपका इस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी पूछते हैं, और अगर उसका वैलिडिटी सरकार के पास है तो एकदम इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। सो ए कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एन एग्रीमेंट enforceable by law creates a legal obligations, ठीक है। ये लीगल ऑब्लिगेशंस बनाते हैं दोनों पार्टीज के बीच में, which subsist until discharge, तब तक चलता है जब तक इसका डिस्चार्ज नहीं हो जाता, मतलब ऑब्लिगेशंस खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। सो परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस और promises remaining to be performed is the principal and most usual mode of discharge। डिस्चार्ज करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्चार्ज का मतलब क्या, मतलब कंप्लीट करके छोड़ देना, जो वादा, जो पर्टिकुलर डीलिंग लिया था उसको पूरा करना, ठीक है। तो यूजुअल जो मोड है भाई काम को कंप्लीट करके छोड़ो, बिना कंप्लीट करके नहीं छोड़ना। तो यूजुअल मोड ऑफ डिस्चार्ज जो होता है कि परफॉर्म करके छोड़ने का बात करना, यही लॉ का या कॉन्ट्रैक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। बट मे बी देयर आर सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस जो आपको मैं आगे आगे और भी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा केस में आपको दिखाई दिया, ये बी के लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करना चाह रहा था, लेकिन ड्रॉ करने से पहले डेथ हो गया, तो कैसे करेगा सर, है ना। द बेसिक रूल इज दैट promiser must perform exactly what he has promised to perform। The obligation to perform is absolute, and thus it may be noted that it is necessary for a party who wants to enforce the promise made to him to perform his promise for himself or offer to perform his promise only after he can ask the other party to carry out his promise। This is the principle which is enshrined in section 37। Thus it is the primary duty of each party to a contract, मतलब जो पार्टी में, जो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होते हैं सर, ऑलवेज देयर आर बोथ साइड, है ना। सिंगल हैंडेडली एक इंसान अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आप खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप अपने आप को प्रॉमिस जरूर कर सकते हैं, 1 जनवरी में प्रॉमिस करते हैं हम लोग खुद के साथ, ठीक है, बट दैट इज लीगली उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। कि मैंने खुद के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं इस साल वो गलती नहीं करूंगा जो मैं इतना दिन करते आ रहा हूँ, ठीक है। ये कोई, इसका कोई लीगलिटी नहीं हो सकता सर। कोर्ट ऑफ लॉ कभी भी इस तरह का चीज को मतलब अप्लाई नहीं होने देता है, ठीक है। मतलब ये कॉमन सेंस है, ठीक है। अब जबरदस्ती सेंस बनाने का भी तो कोई मतलब नहीं होता ना सर। तो ऑलवेज देयर आर टू पार्टी, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं सर। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ईच पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट टू आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस is absolved from such a responsibility only when under the provisions of law or an act of the other party to the contract the performance can be dispensed with or excused। Thus from above it can be drawn that performance may be actual or offer to perform। मतलब जो परफॉर्मेंस होगा वो या तो एक्चुअल में होगा या तो ऑफर टू परफॉर्म, मतलब परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा, ऐसे सिचुएशंस में रहेगा, ठीक है। एग्जांपल में आपको काफी क्लियर हो गया सर सेक्शन 37 क्या है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और ऑफर टू परफॉर्म क्या है, तो थोड़ा देख लो सर। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज वेरी सिंपल, जो एक्चुअल में हो रहा है, where a party to a contract has done what he had undertaken to do or either of the parties have fulfilled of their obligations under the contract within the time and in the manner prescribed। अब ध्यान से बात को समझे सर एग्जांपल के थ्रू से। X borrow 5 lakh from Y, X 5 लाख बोरो कर रहा है किससे, Y से, with a promise to be paid after 1 month। क्या बोल रहे कि भाई 1 महीना बाद तुमको दे दूंगा। X repays the amount on the due date, जो समय दिया गया था उस समय के अंदर आपने पेमेंट कर दिया, तो दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। बड़ा सिंपल है। अब ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, इट मे हैपन समटाइम्स when the performance becomes due the promiser offers to perform his obligations but the promisee refuses to accept the performance। मतलब जो प्रॉमिस
किया था वो बोल रहे कि हाँ मैं परफॉर्म करूंगा, बट जो प्रॉमिस ही है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकता है कि एक बंदा ऑफर करने के लिए बोल रहे कि हाँ परफॉर्म कर दूंगा, बट ऑपोजिट साइड में बंदा बोल रहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना है। तो ये सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकता है, ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, तो इसको ऑफर टू परफॉर्म बोल रहा है। अब ये देखा जाएगा सब्जेक्ट टू सिचुएशंस, अगर वो मान लिया तो हाँ हो जाएगा, अगर नहीं माना तो वॉइडेबल हो जाएगा, फिर अगर पूरा पूरी नहीं हुआ तो वॉइड हो जाएगा, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशंस भी आ सकता है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। बट आगे देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। सेक्शन 38, जो भी मन में सवाल आ रहा है ना, सारा जवाब मिल जाएगा सर। थोड़ा सा ध्यान से सारे हर एक सेक्शंस को जानो सर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, जो मैंने पहले के क्लासेस में भी बता के रखा और आज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी मैं बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेक्शंस का जो मतलब ऑब्जेक्ट है, सेक्शंस का जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करें और एग्जांपल्स के थ्रू से उसको समझने का पूरा कोशिश करें सर। ठीक है, ये सब चीज कोई थ्योरी नहीं है, इसको आप रट तो सिर्फ सिर्फ रट्टा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, सिर्फ रट्टा लगा के आप कभी भी लॉ को नहीं समझ सकते। रट्टा बाद में लगा देना, बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सेक्शन 38, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट, पहले प्रॉमिस अच्छा पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, कोई पर्टिकुलर ऑफर परफॉर्म हो रहा था बट आप रिफ्यूज कर रहे हो एक्सेप्ट करने में, तब क्या हो सकता है। ध्यान से सुनना, मैं कुछ आगे आगे एग्जांपल सिचुएशंस आपको बताऊंगा। So section 38 of the act, where a promisor has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, then the promisor is not responsible for non-performance. मतलब जिसने वादा किया था वो responsible नहीं होगा, nor does he thereby lose his right under the contract, और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट में राइट भी नहीं खो बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉमिसी है, जो एक्सेप्ट करने वाला था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट ना करके प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। अब देखना है कि कब कब ऐसा होता है। Every such offer must fulfill certain conditions, which are as follows. जैसे कि it must be unconditional, it must be made at proper time and place, and under such circumstances that the person to whom it is made maybe have reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there, and they do the whole of what is bound by is promised to do. ठीक है, it is the offer is an offer to deliver anything to the promisee. In the promisee must have reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promisor is bound by his promise to deliver. नॉर्मल बात कर रहा है सर। ठीक है, नॉर्मल बात कर रहा है। अब मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगा। देखो सर, P promises to deliver certain goods to R. P बोल रहे कि भाई मैं तुमको जो गुड्स देने का बात किया था मैं तुमको डिलीवर कर दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सो P promises to deliver certain goods to R. P takes the goods to be appointed place during business hours. P गुड्स लेके बिजनेस आवर में पहुंच गया जहां पर बोला गया था। अब बिजनेस आवर क्या होता है? बिजनेस आवर नॉर्मली जो ऑफिस आवर होता है, या फिर जिस पर्टिकुलर चीज का बिजनेस हो रहा है उसका भी एक अपना टाइम हो सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस बिजनेस लेवल में होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर कुछ भी बोला नहीं गया तो नॉर्मल ऑफिस आवर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का टाइम नॉर्मल है, रिजनेबल है। ठीक है, इंडिया जैसे कंट्री में। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में हो तो वहां का अपना जो ऑफिस टाइम होता है, जैसे इंडिया में सुबह होता है 6 बजे। ठीक है, इंडिया में सूरज उग जाता है 6 बजे, बट देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज जहाँ पर सूरज उगता है 8 बजे। ठीक है, स्पेशली वेस्टर्न नेशंस। सो डिपेंड करता है कि भाई कौन सी जगह में क्या सिचुएशन है उसके ऊपर, बट एक नॉर्मल समझ आपको होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई काम रात को होता है, जैसे मानो जहाज शिप जो है डॉक में रात को आया है, तो डिलीवरी रात को ही होगा ना। हो सकता है कि डिलीवरी रात को होगा, जैसे जो लोग सब्जी का मार्केट चलाता है, इनका जो सब्जी है ये रात को सब्जी मंडी में आते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे, फिर रात को खाली होता है। तभी जाके सुबह सुबह हमारे घर में खाना बनने के लिए हम लोग बाजार जाते हैं सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे। लेकिन जो सब्जी वाले लोग होते हैं ये रात को मंडी में चले जाते हैं। मंडी समझते हो ना, वेजिटेबल का होलसेल मार्केट। जैसे अपने कोलकाता में जो सबसे बड़ा मार्केट है सियालदा में है, कोले मार्केट बोलते हैं। ठीक है, सियालदा कोले मार्केट, और भी मार्केट है होलसेल में, जैसे उल्टाडांगा में है मुंशी बाजार बोल के। ठीक है, मानिक तला में है बड़ा मार्केट। तो जो होलसेल मार्केट है वहां पर रात को ही गाड़ी आके खाली होता है, तो आपको रात को जाना है। ठीक है, तो रीजनेबल का मतलब डिपेंडिंग ऑन दी बिजनेस टू बिजनेस
बट अगर कुछ नहीं बोला गया तो नॉर्मल जो बिजनेस आवर होता है उसको माना जाता है. So P promises to deliver certain goods to R and P takes the goods to the appointed place during the business hour, but R refuses to take the delivery of the goods. R बोल रहे हैं कि हमें डिलीवरी नहीं लेना है. So this is an attempted performance as P, the promiser has done what he has required to do under the contract. अब इसके लिए एक बड़ा मजाक मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी मेरे को याद आया. रियल स्टोरी सर, मेरा ही एक स्टूडेंट का कहानी है. वो थोड़ा बदमाश टाइप का था. जोमेटो में खाना ऑर्डर करवाया था. मैं कई बार बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी सुनाता रहता हूँ, हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने सुना है कभी. जोमेटो या स्विगी किसी के एक साथ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किसके साथ था. तो जोमेटो पे खाना ऑर्डर किया, ठीक है, जैसे बना ऑर्डर ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया. अब खाना ऑर्डर किया, से फॉर एग्जांपल बिरयानी हो, रोल्स हो, जो भी हो, उसको मन हुआ ऑर्डर किया. अब ऑर्डर करने के बाद सर खाना देख के भूख लग गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं तो एग्जाम्पल के लिए ये सब दिखा, ध्यान से देखो. अब मानो कि उसने खाना ऑर्डर किया और खाना ऑर्डर करके पेमेंट नहीं किया था, ठीक है, सीओडी किया था. आजकल तो सीओडी काफी बंद कर दे रहा है कंपनी. तो सीओडी करके बंदा क्या किया, घर से भाग गया, या फिर डिलीवरी वाले आए तो उसको डिलीवरी मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया. तो जोमेटो की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. यहाँ पर जो ऑर्डर दिया था जो कस्टमर, वो गलत है ना, बिल्कुल गलत है. ऐसा आप किसी के साथ ना करें सर, ये तो एकदम अनएथिकल बिहेवियर है सर, ठीक है. इसीलिए लॉ के साथ एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, एथिक्स, ठीक है. तो जिंदगी में हर चीज मजाक नहीं होता है. किसी का काम, किसी का टाइम के साथ खिलवाड़ करना, ये मजाक नहीं है सर, ठीक है. हर चीज को जो मजाक बना के रखता है ना जिंदगी में, उसको मजाक बना के रखता है. मजाक नहीं कर रहा है, ट्रू, ठीक है. मतलब हम लोग कई बार मतलब मजा करते हैं, बट मुश्किल यही होता है कि जब उनके साथ मजा होता है ना तब उसको सहन नहीं होता है कि भाई मेरे साथ क्यों मजा हो गया. तो वट एवर, लेकिन उसने किया था ऐसा, मुझे याद है. और मेरे को आगे बाद में बड़ा प्राउडली सुना रहा था. पता है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, पहले जोमेटो में या स्विगी में ऑर्डर किया. जोमेटो मेरे घर पे आके खड़ा है और मैं खाना लेने के लिए निकला ही नहीं. मैंने कहा, बहुत बहुत उत्तम काम किया तुम, ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए ना. अब क्या बताएं, बोलो अब इसके साथ क्या हुआ आगे जानना चाहोगे सर? सर देखो, जोमेटो एक बड़ा कंपनी है. अब ये थोड़ी ना एक छोटा कस्टमर के पीछे इतना लीगल केस कर देगा. तो उन्होंने कुछ नहीं किया. सिंपल, जोमेटो अपने उस एड्रेस को, जिस एड्रेस में ऐसा हुआ था, उस एड्रेस को ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया. मतलब उस एड्रेस से नेक्स्ट टाइम से जो भी डिलीवरी होता है कभी भी डिलीवरी नहीं लेता है. समझ में आया सर? हेलो, आप लोगों को बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो. आया सर बात समझ में? यस सर. हाँ सर. ठीक है. तो ये सब अजब अजब लोग गजब गजब काम करते हैं, ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. मतलब कोई जैसे सोच रहा होगा सर एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा, है सर, एक्सेप्ट ना करने के पीछे का भी बहुत सारा रीजन होता है. बट हाँ, यहाँ पर जो हुआ है ऑपोजिट पार्टी, ये काफी गलत हुआ है. बट कई बार कुछ रीजंस भी हो सकता है, बट सिचुएशंस ऐसा हो सकता है. तो सेक्शन 38 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, उसके बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं. अब इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म फुल्ली, ठीक है. अब इसको थोड़ा आगे देखो, सेक्शन 39 क्या बोलता है. Section 39 provides that when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promise may put an end to the contract unless he had signified by words or conduct his acquisitions in its commutation. ठीक है. नाउ अब बात क्या है कि कंटिन्यूएशंस में अगर वो कुछ बोलता नहीं है तो फिर अल्टीमेटली वो रिफ्यूज कर रहा है, मतलब जो प्रॉमिस किया था. जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से देखो. X, a singer, enters into a contract with Y, the manager of a theater, to sing at his theater for 2 nights in every week. ठीक है. एक सिंगर है जो कॉन्ट्रैक्ट में आया, किसके साथ, वाई के साथ. वाई कौन है, थिएटर का मैनेजर है. to sing at his theater 2 nights in every week during the next 2 months. अब अगला 2 महीने में हर हफ्ता 2 दिन वो गाना गाएगा उसके थिएटर में. And Y engaged to pay her ₹10,000 for each night's performance. हर परफॉर्मेंस के बाद 10,000 करके पेमेंट करने का वादा किया है. कौन, Y ने.
On the sixth night, X willfully absent herself from the theater. X जो है जानबूझ के नहीं आया, and Y is at liberty to put an end to the contract. और कुछ बोला भी नहीं सर, एक तो आया नहीं, दूसरा इन्फॉर्म तक नहीं किया। तो यहाँ पर वाई के पास ना पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ही मतलब पुट एन एंड कर दे। अब आप बोलोगे सर एक दिन बिना बोल के नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट एंड कर सकता है? सर बात को ध्यान दीजिएगा, विलफुल्ली, हाँ, जानबूझ के ऐसा किया है, कोई सर्टेन रीजन नहीं है इसके पीछे। रीजन होगा तो वो देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बात है कि एक थिएटर टिकट सेल करता है, बात समझे, थिएटर टिकट सेल करेगा। टिकट सेल किसके लिए किया? सिंगर के लिए किया ना। तो टिकट सेल किया, इतना सारा लोगों का टिकट बाद में रिफंड करना पड़ता है। जिन लोगों को काम लिया वो लोग सैलरी पेमेंट किया, उनको तो रिफंड नहीं हो सकता सैलरी, उनको काम तो हुआ उसका। अब जो सिंगर है उनके कारण इतना बड़ा लॉस हो जाता है एक थिएटर कंपनी का, इसका भुगतान कौन करेगा? सिंगर करेगा क्या अपने पॉकेट से? कभी कभी करता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो सिंपल बात है सर। इसमें एक एक तो बात कि लॉस, एक तो फाइनेंशियल लॉस है, ठीक है, किसका? थिएटर ओनर का। दूसरा पॉइंट है गुडविल का भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, बहुत बड़ा गुडविल इफेक्ट आता है। जैसे मैं सुना था रिसेंटली कोलकाता में इको पार्क में अरिजीत सिंह आया था, आप लोग जानते हो सर? एनीवन, एनी आइडिया? यस सर, आया नहीं सर, आने वाला था सुना है। भाई मैं भी वैसे ही मैं सुना हूँ कि आने वाला है या आया आना है, ऐसा कुछ। श्रेया घोषाल आई हाँ हाँ बोल बोल। श्रेया घोषाल आई थी। श्रेया घोषाल आई थी, अच्छा, श्रेया घोषाल आई थी नहीं, और अरिजीत सिंह का भी आने का बात है, मैं जितना सुना हूँ। नहीं, आने वाला है। आने वाला है, yes। हाँ, फरवरी में आने वाला है सर। अच्छा अच्छा, फरवरी में आने वाला है। आई नो आप लोगों के पास खबर होगा, मैं तो हवा में बात कर देता हूँ, ठीक है, फिर ओरिजिनल बात मुझे खबर मुझे मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा भी सुनने को मुझे आ रहा है सर कि 2500 टिकट का प्राइस हो रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, यस सर। तो तो एक एक, सर एक डायमंड टिकट, टिकट हाँ डायमंड टिकट जो होने वाला है ना, वो हाँ, लगभग 50,000 से 60,000 के तरफ भी हो सकता है, बोल रहा है। अच्छा, और जो नॉर्मल टिकट है, हाँ नॉर्मल टिकट 2500, 2500 पर टिकट। हाँ सर। तो एक नॉर्मल फैन ट्वीट किया है अरिजीत सिंह को कि सर आप थोड़ा देखें मैटर को, आपका हम लोग बहुत बड़ा फैन है, बट एक स्टूडेंट होने के नाते 2500 का एक टिकट परचेस करना काफी महंगा हो जा रहा है, ये 1000 के अंदर होता तो शायद सही होता, ऐसा कोई किसी ने ट्वीट किया है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट सर, बट मैं आपको जस्ट बताया। अब देखो कौन सा सिंगर क्या दाम रखेगा टिकट का, वो फुल्ली उसका पर्सनल मामला है, इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हाँ कि भाई दाम बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया, ये कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना है, ठीक है, जिसको सुनना है जाएगा, जो बड़ा फैन होगा वो कैसे भी जाएगा। सो अब दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। बट माई क्वेश्चन इज दैट कि जब एक इस तरह का थिएटर मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो काफी रिस्पॉन्सिबल एक काम होता है सर, ठीक है। तो अगर मानो सिंगर ऐसा करके अगर नहीं आते हैं तो थिएटर का कितना बड़ा गुडविल में इफेक्ट पड़ता है, फाइनेंशियल लॉस तो साथ में है ही, ठीक है। सो इसीलिए ये सब कॉन्ट्रैक्ट इतना वाइटल हो जाता है सर, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ गया सर, ये सब जो मैं आपको बीच बीच में कहानी बना के पूछता रहता हूँ, ये और कुछ नहीं है, ताकि आप कनेक्ट हो जाओ सर, ठीक है, इस तरह के सिचुएशंस के साथ। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 39 और क्या बताना है सर, मतलब थिएटर एलिमेंट मतलब उसको पुट एंड एड कर सकता है। तो फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 39 इट इज क्लियर दैट इन द केस ऑफ अंडर कंसिडरेशन द फॉलोइंग टू राइट्स एक्रू टू द एग्रीड पार्टी, ठीक है। एग्रीड पार्टी यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन एग्रीड हुआ है बोल सकते हो? एग्रीड का मतलब क्या?
एग्रीड पार्टी का मतलब सर बेसिकली जिनके साथ धोखा हुआ है ना, मतलब जिनके साथ किसी भी तरह का धोखा हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर आप एक्स और वाई के बीच में देखें तो धोखा तो वाई को ही हुआ है, क्योंकि वाई इतना बड़ा थिएटर मैनेज करके बैठा हुआ था और एक्स ने आया नहीं। ठीक है, सो वट एवर द सिचुएशंस, आई होप यू अंडरस्टैंड। नॉर्मली एग्रीड कॉन्सेप्ट कब होता है, जब हम लोग कोर्सन के केस में देखते हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट का क्लासेस है उसको ठीक से सुनोगे, बहुत सारा टॉपिक में डिस्कस हुआ था। नॉर्मली कोर्सन मतलब कोई अगर जबरदस्ती किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई किसी को अगर फॉल्स मतलब फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो वो सब एग्रीड होता है। जिसके साथ धोखा होता है उनको एग्रीड पार्टी कहा जाता है, और एग्रीड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल माना जाता है। ठीक है, सो एग्रीड पार्टी के कॉन्सेप्ट से वो क्या कर सकते हैं, जैसे वाई के कॉन्सेप्ट से वो क्या क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकता है, वो टर्मिनेट कर सकता है टू इंडिकेट बाय वर्ड्स और बाय कॉन्टैक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन इट्स कंटिन्यूएंस। ठीक है, या फिर वो ऐसे भी बोल सकता है कि नहीं मैं कंटिन्यू करूंगा या फिर टर्मिनेट करूंगा। वाइडेबल देखो सर, एग्रीड पार्टी के पास दो ऑप्शंस है, मतलब वाई के पास यहाँ पर दो ऑप्शंस है। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, ये चलो ठीक है थोड़ा सा बातचीत करके कंटिन्यू करे, या फिर टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, in case promisee decide to continue the contract, he would not be entitled to put an end to the contract. जो promisee है वो अगर डिसाइड करते कि भाई कंटिन्यू करना है, he would not be entitled to put an end to the contract on this ground subsequently. In either case the promisee would be able to claim damages that he suffers as a result of the breach. समझ में आ रहा है सर? कंटिन्यू करेगा बट बदले में जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसका डैमेज क्लेम कर सकता है कि भाई हाँ ठीक है कॉन्ट्रैक्ट चलेगा जैसे हम लोगों के बीच में डील हुआ था, लेकिन जो फाइनेंशियल डैमेजेस मेरे साथ हुआ है वो तुम रिकवर कर देना, या फिर पेनल्टी या फाइन दे देना। बात समझ में आया सर? एकदम ओरिजिनल बात है, वास्तव में ऐसा हो सकता है। ये है सेक्शन 39 का कॉन्सेप्ट। एनी डाउट सर? बोलो। हेलो, क्लियर है कि नहीं? आई होप कि क्लियर है, आप लोग चुप हो। हाँ सर क्लियर। सर ब्रीच मीन्स? ब्रीच मीन्स तोड़ देना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इससे पहले मैंने क्लास करवाया, जरूर सुनना। बट ब्रीच का मतलब होता है जो वादा किया था वो वादा नहीं निभाया तो ब्रीच हो गया। ठीक है, इट्स लाइक डिवोर्स। ठीक है, ब्रीच इज लाइक डिवोर्स, मतलब ब्रेकअप हो जाना। ठीक है, इसको ब्रीच बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज में। इसको हम लोग नॉर्मल रोमांस लैंग्वेज में ब्रेकअप बोलते हैं ना, भाई उसका ब्रेकअप हो गया तो ब्रिज कर दिया। पहले बोला हाँ प्यार करता हूँ, फिर बोला ना प्यार नहीं करता। ठीक है, नहीं तुमने बोला था तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, फिर अचानक क्या हो गया, ब्रिज कर दिया। ओके सर, only for understanding purpose, nothing more than that. So by whom a contract may be performed, section 40, 41 and 42. Person by whom promise is to be performed, section 40 क्या बोलता है? If it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promisor himself, such promise must be performed by the promisor. In other cases, the promisor or his representatives may employ a competent person to perform it. वाह क्या बात कर। He promises to pay B a sum of money. ये बोला पी को कि भाई मैं तुमको इतना पैसा पेमेंट करूंगा, प्रॉमिस की। ये में परफॉर्म हिज प्रॉमिसेस आइदर बाय पर्सनली पेइंग द मनी टू बी, तुम पर्सनली पे कर दो, और बाय कॉजिंग इट टू बी पेड टू बी बाय अनदर, एंड इफ ए डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट, हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस और एम्प्लॉय सम प्रॉपर पर्सन टू डू सो। है ना, बाय हूम ए कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म। ना तुमने किसी को पेमेंट करने का वादा किया था, तुम मर गए, बट तुमने ये श्योरिटी देके गए कि भाई तुम नहीं रहोगे तो फिर कोई और देगा। बैंक के साथ जब कोई डील होता है, ठीक है, बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब किसी को लोन देता है तो गारंटर मानता है कि नहीं मानता? बोलो सर ठीक ठाक। एक गारंटर कॉन्सेप्ट होता है, जानते हो? मानो आपको बैंक लोन चाहिए, आप बैंक में जाते हो तो बैंक आपका फाइनेंशियल कंडीशन चेक करके आपको लोन देगा। ठीक है, एग्जाम्पल जस्ट मैं रैंडमली पिक किया और
डिफरेंट लोन्स, ठीक है। आप होम लोन के लिए जा सकते हो, कार लोन, बिजनेस लोन, व्हाटएवर लोन, ठीक है, प्रोफेशनल लोन, बहुत सारा चीज मिलता है। होम लोन, बड़ौदा योद्धा लोन, गोल्ड लोन, आई डोंट नो ये योद्धा लोन क्या होता है, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, मुद्रा लोन। मुद्रा लोन इज फॉर बिजनेस पर्पस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें सब्सिडी होता है। एजुकेशन लोन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी की बनाने के लिए लोन, बड़ौदा मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज के बेसिस में, ठीक है। अदर लोन्स में भी काफी सारा लोन मिलेगा आपको। लोन अगेंस्ट शेयर्स, अगर आप शेयर, आपके पास अच्छा खासा शेयर हो, म्यूचुअल फंड्स हो, बॉन्ड्स हो, ठीक है, इस तरह का। सर लोन का क्लास थोड़ी ले रहे हैं सर, नहीं लोन का क्लास नहीं ले रहे, बट आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल आप कार लेने के लिए बैंक में गए लोन लेने के लिए, ठीक है, या फिर आप पर्सनल लोन लिए, आपको 10% रेट में 10 लाख का लोन चाहिए। अब आप मंथली EMI भरोगे, लेकिन मानो कि आपने जो वादा किया वो वादा निभाना आपको पड़ेगा, है ना। ऑब्लिगेशन है, लोन इज योर लायबिलिटी, तो यू हैव टू फुलफिल योर ऑब्लिगेशंस। लेकिन अगर आपका कुछ हो जाता है, किसी भी इंसान का, जो कोई भी लोन लेने गया था बैंक में, लोन बैंक ने दे भी दिया, अगर उनका कुछ हो जाता है तो उनके बिहाफ पे कोई और परफॉर्म करेगा ना सर। और बैंक इसका श्योरिटी ले लेता है, इसका एश्योरेंस ले लेता है। क्या करता है बैंक? गारंटर कर लेता है। बैंक बोलता है कि भाई कोई गारंटर लाओ। अब गारंटर कौन होगा? गारंटर नॉर्मल लोगों को नहीं होना चाहिए। गारंटर उसी को होना चाहिए जो बहुत ही नजदीकी कोई हो, बहुत ही खास क्लोज कोई हो, जो सच में अगर वो बंदा जो लोन नहीं रिपे कर पाया, उनके जाने के बाद वो अपने प्रॉपर्टी से हो या फिर उनके प्रॉपर्टी से लोन लेके रिपे करेगा, कुछ भी करेगा, बट गारंटर नॉर्मली अरे करे रत्थू करे नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। लेकिन बैंक उतना नहीं देखता। बैंक बोलते कि भी जो भी गारंटर होगा, कई बार लोग ऐसे ना नॉर्मल रिलेशनशिप के चक्कर में आके, जैसे मानो पड़ोस में कोई दोस्त है, उसको बोलते भाई मेरा गारंटर बनना, नहीं तो बैंक लोन नहीं देगा। ऐसे मेरे पापा के एक फ्रेंड के साथ ऐसे हुआ है कि वो किसी को लोन में गारंटर बन गया था, बट उसको इतना भी कोई क्लोज नहीं था, बट ठीक है दोस्त था, लेकिन उसने लोन नहीं रिपे कर पाया और उसका डेथ हो गया। फिर सारा का सारा लोन इसको देना पड़ा अपने प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये बंदा तो रास्ते में आ गया सर, ठीक है, गारंटर बनते। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दूसरा और भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बैंक आजकल और एक चीज भी दिखता है कि भाई अगर गारंटर नहीं है तो फिर बैंक बोलता है ज्वाइंट लोन ले लो। प्रॉपर्टी के केस में नॉर्मली ज्वाइंट लोन का कॉन्सेप्ट यूज करता है, ठीक है। पार्टनर्स के केस में पार्टनरशिप लोन में, ठीक है, अगर एक पार्टनर नहीं दे पाएगा तो दूसरा पार्टनर देगा, ठीक है। जॉइंट लोन में जैसे हस्बैंड वाइफ मिलके लोन लेता है, हस्बैंड चला गया तो वाइफ देगा, वाइफ चला गया तो हस्बैंड देगा, एनीवन, ठीक है, या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो कोई भी हो सकता है। मतलब बैंक के पास अलग अलग तरीका वो अपनाते हैं। वो देखेगा कि भाई कैसे भी करके मुझे तो अपना पैसा चाहिए ना, बिल्कुल उनको तो अपना पैसा चाहिए। कोई किसी पे क्यों ऐसा पैसा उड़ाएगा? इतना सारा पैसा लेके बिजनेस करने आया है, हाँ, लोगों की जरूरत में लोगों को लोन देता है, बदले में सूद लेता है, सिंपल बात है, इसमें क्या बुराई है? जरूरत में कौन किसको देगा? समझ में आया ना सर? तो यहीं पर वही बात है। सो इफ he dies before the time appointed for payment, his representative must perform the promise or employ some proper person to do so, कि भाई जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बदले में तुम पेमेंट कर देना। A promise is to paint a picture for thee and this must be performed by the promiser himself. इस केस में नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज ये स्पेशल परफॉर्मेंस है। स्पेशल परफॉर्मेंस कैसे परफॉर्म होगा? मानो कि आप इंडिया का जो फेमस पेंटर है, आई डोंट नो करेंटली कौन है, जोगिन चौधरी बोल के एक फेमस पेंटर है, बंगाल से बिलोंग करते हैं। अगर पुराना नाम कुछ याद आ रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर। इंडियन म्यूजियम में उनका पेंटिंग देखा, बहुत फेमस पेंटर थे। वर्ल्ड लेवल में पाब्लो पिकासो, वी ऑल नो, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, देयर आर भी। मैं उतना नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, आर्ट का इतना नॉलेज मेरे के नहीं है, लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट हर कोई नहीं होता है, ठीक है। चलो सर, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 40, तो क्या मतलब निकला? द प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड as the circumstances may permit by the promisor himself or by his agent or his legal representative. तो promisor कुछ भी करेगा if there is something in the contract to show that it was intention of the parties that the promise should be performed by the promisor himself, such promise must be performed by the party, ठीक है। simple concept है, already I discussed it. So this means contract which involves the exercise of personal skills
और feature founded of personal confidence between the parties must be performed by the promisor himself। मतलब जो confidential concept है या फिर जो पर्सनल स्किल या डिलीजेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो कोई और नहीं कर सकता। A promises to paint a picture for B and this must be performed by the promiser himself। It's a very simple example। सर एजेंट का कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई मैं ना रहूं तो मेरे एजेंट काम कर देगा, ठीक है, बिजनेस में एजेंट होता है, ठीक है, बिजनेस में एजेंट का कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग अकाउंट्स में कंसाइनमेंट करते हो, कंसाइनमेंट बिजनेस में एजेंसी सर्विस के थ्रू से काम चलता है। आजकल फ्रेंचाइजी का मॉडल है, वो अलग हो गया थोड़ा। फ्रेंचाइजी मॉडल इट्स अ टाइप ऑफ एजेंसी बट नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन एजेंट क्या हो गया? एजेंट मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करेगा कि भाई मेरा मालिक के बिहाफ में मैं ही काम करता हूँ, मालिक बाहर रहता है, मैं देखता हूँ, मैं एजेंट हूँ उनका। So where personal consideration is not the foundation of a contract, the promisor or his representative may employ a competent person to perform it। ठीक है, ऐसा बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलता है सर एजेंट के थ्रू से, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो लॉयर को रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली, ठीक है, जो लीगली पूरा सिचुएशंस को टैकल करता है, या फिर कोई भी पर्सन जो काम करने लायक हो उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी बना सकते हैं कि भाई मेरे बिहाफ में काम को ये करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे A promises to B to pay 1 lakh on delivery of certain goods। A may perform this promise either himself or causing someone else to pay the money to B if A dies before the time appointed for payment and his representative must pay the money or employ some other person to pay the money if B dies before the time appointed for the delivery। मतलब जो टाइम बनाया गया था उससे पहले ही उसका डेथ हो गया था। So B's representative shall be bound to deliver the goods to A and A is bound to pay 1 lakh to B's representative। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। पर जैसे हम लोग बार बार पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि इस promises to paint a picture for B for a certain price and A is bound to perform the promise himself, he cannot ask for other painter to paint the picture on his behalf। जब अदर पेंटर के साथ एग्रीमेंट बनेगा ना, वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा सर। इफ A dies before painting the picture, the contract cannot be enforced either by A's representative or by B। बिकॉज ये स्पेशल स्किल है, ये अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बोल सकता कि भाई मेरे जाने के बाद तुम इनको मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फुलफिल करके देना। वो अलग बात कि अगर वो बी अगर बोलता है कि नहीं ठीक है चलेगा, तो इट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब आप लोगों के मन में चल सकता है कि सर हो सकता है कि उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी ड्राइंग आता है, तो इनका डेथ हो गया तो फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव बना के देगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नो प्रॉब्लम सर, बट पुराना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं हो सकता। जैसे नॉर्मल गुड्स के केस में पुराना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा, बट ये स्पेशल स्किल के केस में पुराना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं होगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा सर, कि ठीक है वो नहीं रहा है लेकिन अभी मैं करके दे सकता हूँ, एक न्यू डील बनेगा बिकॉज इट्स अ पर्सनल स्किल, बिकॉज इट्स अ पर्सनल स्किल। अच्छा, थर्ड पर्सन, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। सेक्शन 41 थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है। अब ये थर्ड पर्सन का क्या खेल है? तीसरा व्यक्ति कहां से आ गया? तीसरा व्यक्ति, हाँ, दूसरा में बात नहीं बन रहा था, तीसरा कहां से आ गया? रिसीव सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी प्रॉमिसिंग टू पे 1 लाख। ए बी से कुछ गुड्स ले रहा है, बदले में 1 लाख देगा। लेटर ऑन he expressed his inability to make payment, बोल रहे कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर सकता। सी who is known to A, सी जो ए का जान पहचान का है, ठीक है, मतलब जानकार है। C who is known to A pays 60,000 to B on behalf of A। C B को A के बिहाफ से 60,000 पे कर दिया। However, A was not aware of the payment, but A को पता नहीं है कि C ने ऐसा किया है। Now B is intending to sue A for the amount of 1 lakh। सर क्या ऐसा कर सकता है क्या B? मतलब बेसिकली यहाँ पर खेल A, B और C के बीच में हो रहा है। C कौन है? C थर्ड पर्सन। C और A के बीच में कुछ कनेक्शन है। A B को 1 लाख देने वाला था, A B को 1 लाख देने वाला था लेकिन नहीं दे पा रहा था। तो ये बात किसी तरह से C के पास खबर मिला। C जो A का जानकार बंदा है, C क्या किया, B को जाके 60,000 पेमेंट कर दिया। लेकिन ये बात A को नहीं पता कि C ने B को 1 लाख के बदले 60,000 दे के रखा। B क्या कर रहा है? B को जब ये पता चला कि भाई A को पता ही नहीं है कि
सी ने 60,000 दिया बोल के बी ए को बोल रहे कि भाई 1 लाख देना, तो पॉइंट इज दैट कि क्या बी 1 लाख क्लेम कर सकता है? क्योंकि बी ऑलरेडी 60,000 ले चुका है जो सी ने दिया है ए के बिहाफ पे, बट वी नो दैट कि सी यहाँ पर ए को पता नहीं है, ए टोटली इग्नोर है कि सी का जो 60,000 का पेमेंट के बारे में ए टोटली इग्नोर्ड है, इसीलिए बी ए को बोल रहे कि भाई तुम 1 लाख दे देना। द क्वेश्चन इज दैट क्या बी ऐसा कर सकता है, 1 लाख क्लेम कर सकता है? बोलो सर बोलो। सिंपल एग्जांपल है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एग्जांपल। सर आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया तो बोलो, फिर से बताऊंगा, बट चुप ना रहो ऐसा। हेलो सर एक बार फिर से बोलिए। तो क्या है सर एक बार बोल दीजिए फिर से। ओके सर, वेरी सिंपल एग्जांपल सर, ए बी और सी 3 बंदा है, मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किसका है? ए के साथ बी का कॉन्ट्रैक्ट है। कौन किसको 1 लाख देगा? ए बी को 1 लाख देगा। बी कौन है? थर्ड पार्टी, बट ये थर्ड पार्टी है, बट किसका नॉन पर्सन है? ए का नॉन पर्सन है, ठीक है? ए का नॉन पर्सन है सी। मानो कि सी ए का कोई भाई लगता है या कोई दोस्त लगता है, फ्रेंड है, ठीक है? तो बी ऐसी बात बात में बोला कि भाई देखा ये से ऐसा 1 लाख मिलने वाला है, बट दिया नहीं, तो सी क्या किया, ए को बिना पूछे ही 60,000 बी को दे दिया। बट सी ना यहाँ पर एक चीज करना भूल गया, ए को इन्फॉर्म करना भूल गया। तो बी क्या कर रहा है, ए को बोल रहा है कि भाई पूरा 1 लाख पेमेंट करो, मतलब ऑलरेडी वो 60,000 ए से, मतलब जो सी ए के बिहाफ में 60,000 दे के रखा है, मतलब आउट ऑफ 1 लाख 60,000 ऑलरेडी ए के बिहाफ में सी दे दिया उसको, भले ही उसको ए को पता नहीं है। क्या बी क्लेम कर सकते स्टील कि 1 लाख दो हमें, या 40,000 ही क्लेम कर सकता है हमें? सर 40,000 क्लेम कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मजाक चल रहा है क्या? हाँ? एक तुम किसी से ऑलरेडी 1 लाख लेके रखे, 60,000 ले लिया 1 लाख के बदले, अभी भी क्योंकि उसको नहीं पता तो कुछ भी करोगे। हाँ, हर चीज में जाली बुद्धूगिरी, मतलब लोगों को किसी भी तरह से उल्लू बनाना, ऐसे थोड़ी ना चलेगा सर। हाँ, ये क्लेम बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है? 1 लाख बिल्कुल नहीं कर सकता वो, सिर्फ 60,000 मिला है और 40 ही क्लेम कर सकता है, भले ए को पता हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। ए को पता हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। तुमने क्यों लिया 60,000? 60,000 जो तुमने सी से लिया थर्ड पार्टी से, क्यों लिया? ए के बिहाफ नहीं लिया ना। तो बेसिकली यहाँ पर सी क्या काम कर दिया, ए का एजेंट का काम कर दिया, और क्या? बाद में पता चल जाएगा। सिंपल है। सेक्शन 41 सर, जॉइंट प्रॉमिसर क्या है? जॉइंट प्रॉमिसर देखो, जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं, ठीक है? आओ मिल के प्रॉमिस करें, अकेला नहीं। हाँ, आओ मिल के प्रॉमिस करें। A, B, C jointly promise to pay 6 lakh to D. Here A, B and C must jointly perform the promise. If A dies before performance, then his legal representative must jointly with B and C. पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है। A, B, C तीनों जॉइंटली बोला कि 6 लाख D को देना है। अब A, B, C जॉइंटली परफॉर्म कर रहा था, लेकिन A का डेथ हो गया, A डेथ हो गया, गायब हो गया। अब A का डेथ हो गया तो फिर A के बदले में कौन आएगा? ए के बदले में ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। अगर ए का डेथ हो जाएगा तो ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका एजेंट भी हो सकता है, उसका जो भी, जो एज पर लॉ उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, कि भाई वो लीगली उसको रिप्रेजेंट करता है। पावर ऑफ अटर्नी होता है सर, ठीक है? पावर ऑफ अटर्नी दे दो, कुछ भी, ऑथराइज लेटर दे दो, ठीक है? ऑथराइज लेटर दे दो, देखे जाएगा भाई ए का डेथ हो गया, उसका बेटा या जो भी है वो अभी उसके बिहाफ में आ जाएगा।
सर अगर कोई नहीं है तो बीसी करेगा। सो इफ इट डाइज बिफोर परफॉर्मेंस देन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट जॉइंटली विद बी एंड सी परफॉर्म द प्रॉमिस। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव और साथ में बी एंड सी, ए का डेथ हो गया तो बी सी तो बचा हुआ है, लेकिन ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा और बी सी मिलकर परफॉर्म करेगा एंड सो ऑन। एंड इफ ऑल द थ्री डाई बिफोर परफॉर्मेंस, अगर तीनों का तीनों एक मर गया तो तीनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बी का भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सी का भी लीगल, तीनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली लायबल होगा टू परफॉर्म द प्रॉमिस। ऐसा हुआ है, ऐसा एक सिचुएशंस क्रिएट हुआ था सर, ऐसा होता रहता है। ठीक है, एकदम अनोखा नहीं है। इसका एक एग्जांपल आगे है, ऐसा अगर एग्जांपल आगे नहीं मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक दिस मस्ट बी, एक कंपनी का 3 पार्टनर एक साथ एक ही फ्लाइट में डेथ हो गया था। ठीक है, तीनों पार्टनर का डेथ है एक ही साथ हो गया था सर। तो अगर तीनों का पार्टनर का डेथ एक ही साथ हो गया तो तीनों का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था वो तीनों लायबल बने अपना पेमेंट करने में। आई थिंक ये वाला एग्जांपल हो सकता है। X, Y and Z who had jointly borrowed money must during their lifetime jointly repay the debt. Upon the death of X, the representative say is along with Y and Z should jointly repay the debt, and so on. And if an accident of all borrowers X, Y and Z dies, then their legal representative must fulfill the promise and repay the borrowed amount. And this rule is applicable only if the contract reveals no contrary intentions. ठीक है, मतलब ये रूल जनरली ही एप्लीकेबल होगा अगर कोई इसका कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशंस ना हो तो। ठीक है, मतलब अगर तीनों मिलके लोन लिया है तो तीनों ही अपने लाइफ टाइम में उसको रीपे करेगा, बट अगर तीनों में से किसी एक का डेथ हो जाए तो उसका रिप्रेजेंटेटिव साथ में ज्वाइन करेगा। अगर तीनों का ही डेथ हो जाए तो तीनों का रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो तीनों का तीनों पेमेंट करेगा सर। सिंपल बात है। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो रियल लाइफ में होता रहता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। ठीक है, सक्सेशन एंड असाइनमेंट क्या होता है सर? सक्सेशन का मतलब होता है कि भाई, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मतलब ऑटोमेटिक जो ट्रांसफर होता है, जैसे पापा के बाद उसका बेटा उसका संपत्ति का मालिक बनेगा तो सक्सेशन में मिलता है। ठीक है, नॉर्मल है। असाइनमेंट मतलब किसी और को नियुक्त करके जाना। देखो सर, distinction between two legal concepts, that is succession and assignment, may be noted carefully. When the benefits of a contract are succeeded to by process of law, then both burden and benefits attaching to the contract may sometimes devolve on their legal heir. Suppose a son succeeds to the estate of his father after his death, he will be liable to pay the debts and liabilities of his father owed during his lifetime. मतलब अगर फादर ने बैंक से लोन लेके गया था और लोन रीपे नहीं करके गया, कांट रीपे करने से पहले फादर का डेथ हो गया, और अगर सन जो फादर का एस्टेट मतलब संपत्ति का मालिक बना है, अगर वो संपत्ति का मालिक बना है, सारा का सारा संपत्ति उनके नाम पे है या फिर वो मैनेज कर रहा है, तो फिर पापा का जितना लाइबिलिटी है, क्योंकि एसेट आप अपने नाम पे जैसे कर रहे हो तो लाइबिलिटी भी पापा का आपको ही रिपे करना पड़ेगा। अब ऐसा बात नहीं कर सकते कि सर लोन तो पापा ने लिया था, इसमें बेटा का क्या कसूर। मतलब एक गाना है ना, मेरा क्या कहना। बोलो सर, बोलो सर, बोलो। अगर सर मैं बेटा जो माइनर होता तो सर बेटा जब तक माइनर रहेगा तब तक कोई क्लेम नहीं होगा, बट जब बेटा जैसे ही माइनर से मेजर बन जाएगा तब क्लेम हो जाएगा। ठीक है, बेटा माइनर रहेगा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई तो होगा जो उसका मालिक बन जाएगा। मतलब फादर के संपत्ति में बेटा का तो सक्सेशन में अधिकार तो है, बट बेटा माइनर है तो इन दैट केस बेटा का कोई गार्जियन बनेगा, है ना। तो संपत्ति से जो भी लायबिलिटी है वो देना पड़ेगा, भले ही बेटा माइनर ही क्यों ना हो। सिंपल रूल एप्लीकेबल होगा इन दैट केस। जो माँ होगा या कोई भी जो बड़ा है जो माइनर का गार्डियन का काम करेगा। ऐसा केसेस होने के लिए होता है ना, जो बड़ा आदमी होता है जिनका प्रॉपर्टी है, बड़ा बड़ा लोन है, उनके केस में ऐसा देखा जाएगा। तो ऐसे केसेस में माइनर को सामने रख के ही प्रॉपर्टी का जो भी लायबिलिटी है वो रिपे होगा,
और बाकी जो रहेगा वो माइनर के नाम पे रहेगा, क्या प्रॉब्लम है उसको। माइनर डायरेक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट माइनर के बिहाफ में कोई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है ना। बेसिक्स में माइनर के बारे में काफी डिटेल डिस्कशंस करके रखा है, जरूर एक बार उसको देख दो थ्रू करना। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स बाद ही माइनर के बारे में काफी डिटेल्स बातचीत हुआ है। तो ये सिंपल सा बात है कि अगर सक्सेशन में बेटा को पापा का संपत्ति मिलता है, तो पापा के डेथ के बाद पापा का जो भी डेब्ट है, लायबिलिटी है, वो उसी संपत्ति से बेटा को देना पड़ेगा। बट इफ द डेब्ट्स ओड बाय हिज फादर एक्सीड द वैल्यू ऑफ द एस्टेट इनहेरिटेड बाय द सन, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। But if the debt owed by his father exceed the value of the estate inherited by the son, then he would not be called upon to pay the excess. In other words, the liability on the son will be limited to the extent of the property inherited by him. मतलब बड़ा सिंपल है। मानो प्रॉपर्टी का वैल्यू है 20 लाख का, प्रॉपर्टी वैल्यू है 20 लाख का, मानो लैंड बिल्डिंग मिला के 20 लाख का प्रॉपर्टी वैल्यू है, और फादर का मार्केट में लाइबिलिटी है 25 लाख का। बात समझे सर? मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 20 लाख एंड द liability in the market is 25 lakh by his father, his or her father. Now question is that लड़का को जो संपत्ति मिला है, सन को जो संपत्ति मिला है, जो एस्टेट मिला है, उसका वैल्यू है 20 लाख। जो सक्सेशन में मिला है, जो सक्सेशन में मिला है, लेकिन लाइबिलिटी है 25 लाख। तो क्या लगता है आपको 20 लाख भी बेटा को देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा 5 लाख भी देना पड़ेगा? नहीं सर, ये 5 लाख के लिए लायबल बच्चा कभी नहीं होगा। ये 5 लाख जो है, जो एक्सेस जो है, मतलब संपत्ति का वैल्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू है, संपत्ति का जो एक्चुअल वैल्यू है, उससे 1 पैसा ज्यादा बच्चा, मतलब सन इज नॉट लायबल टू पे फॉर दैट। मतलब बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्रॉपर्टी से जितना हो सकता है वही ले सकता है, 1 टका ज्यादा नहीं ले सकता। मतलब भले ही 25 लाख हो, 30 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसी के लिए बच्चा लायबल है, नॉट मोर देन दैट। अब आपके मन में चल रहा होगा तो बच्चा तो रास्ते में आ गया सर। हाँ सर, और क्या? घर का जो बड़े होते हैं ना, उनको बहुत ही संभाल के काम करना पड़ता है, ठीक है। अपने लालच के चक्कर में, अपने ग्रीड के चक्कर में, अपने बड़े मतलब बड़ा इच्छा के चक्कर में कई बार हम लोग ऐसा ऐसा काम करके जाते हैं जिसका अल्टीमेट असर बच्चों पे आता है, और दैट इज रियली वेरी वेरी बैड डिसीजंस, ठीक है। बट ये होता है सर, ऐसा होता है। आप क्या बोलोगे इसमें? किस्मत, हाँ किस्मत, ओके सर। इन द मैटर ऑफ असाइनमेंट, however, the benefit of a contract can only be assigned but not the liabilities thereafter. The benefit of contract can only be assigned but not the liabilities thereafter. This is because when liability is assigned, a third party gets involved therein. Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. थोड़ा अकाउंट्स का मतलब है यहाँ पर, डेटर क्रेडिटर से बात कर रहे हैं, क्या मतलब है? The benefit of a contract can only be assigned but not the liabilities thereunder. This is because when the liability is assigned, a third party gets involved there. So मानो कि कोई डेटर है, मतलब उसको कहीं किसी को कुछ पेमेंट करना है। डेटर कौन होता है? मानो हमने किसी को क्रेडिट में कुछ सेल किया, अकाउंट्स का नॉलेज क्लियर तो होगा सबको, जिनका नहीं है वो बेसिक्स कर भी रहे बहुत सारे लोग। तो क्रेडिट सेल्स में क्या होता है सर? डेटर क्रेडिट होता है। तो अगर कोई किसी कंपनी ने किसी को क्रेडिट पे कुछ दिया है, तो वो कंपनी का क्या बन गया? वो कंपनी के लिए डेटर बन गया। सो ये डेटर कैन नॉट रिलीव हिमसेल्फ ऑफ हिज लायबिलिटी टू क्रेडिटर बाय असाइनिंग टू समवन एल्स हिज ऑब्लिगेशन टू रिपे द डेट। मतलब डेटर ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मेरे जगह में कोई और ये रिपे करेगा। मतलब डेटर किसी को इस तरह से अपना जो लायबिलिटी है उससे छुटकारा नहीं पा सकता, मेरे जगह में वो करेगा, मतलब थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर सकता।
ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर हम जिसको सामान बेचे हैं मैं उसी के पास जाऊंगा, हम जिसको सामान बेचे हैं उसी के पास जाऊंगा, जैसे सिंपल बात है। बैंक अगर मुझे लोन दिया है तो बैंक मेरे पास ही आएगा ना, थर्ड पार्टी को मतलब नहीं, मैं नहीं, दूसरे से ले लेना, किसी और से ले लेना। से फॉर एग्जांपल आपने ईएमआई से फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, या फिर ईएमआई में आपने कार खरीदा, तो कंपनी क्या आपके बदले आपके बिहाफ में किसी, आप किसी को असाइन करके जाओगे, वो पेमेंट करेगा आपको। हाँ सर, सर यही बात यहाँ पर कहना चाहता है कि असाइनमेंट के केस में, सो however the benefit of a contract can only be assigned but not the liabilities। कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट के लिए किसी को आप असाइन कर सकते हो, नियुक्त कर सकते हो, बट लायबिलिटी के लिए आप किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज बिकॉज जब भी आप लायबिलिटी असाइन करोगे तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, जो कभी भी उसका पार्ट नहीं था। Thus, a debtor cannot relieve himself on his liability to creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. On the other hand, if a creditor assigns the benefit of a promise, he thereby entitles the assignee to realize the debt from the debtor, but where the benefit is coupled with a liability, or when a personal consideration has entered into the making the contract, then benefit cannot be assigned। मतलब ध्यान से सुनना सर इस पॉइंट में, यहाँ पर 2 पॉइंट लगातार बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट में बोला कि डेटर कभी भी अपना लायबिलिटी क्रेडिटर के पास डेटर का जो लायबिलिटी है वो कभी भी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता डेट रिपे करने के लिए। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है इफ द क्रेडिटर असाइन द बेनिफिट ऑफ ए प्रॉमिस he thereby entitles the assignee to realize the debt from the debtor, but where the benefit is coupled with liability, अगर बेनिफिट के साथ लायबिलिटी भी आ जाता है, और when a personal consideration has entered into the making of the contract, then benefit cannot be assigned। सर मैटर को थोड़ा अच्छे से समझाओ सर, थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझाने के लिए बेटर 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 ऑप्शंस क्या रहेगा? कार का ईएमआई चलेगा क्या? चलो कार ईएमआई छोड़ो, थोड़ा फ्लिपकार्ट में चले। फ्लिपकार्ट में आप लोग मानो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, ईएमआई मानो ये कैमरा खरीद रहे हो, रैंडम पिक है सर, ठीक है। जैसे ये ईएमआई में आप ले सकते हो, ऑप्शन देता है, अच्छा खासा दाम है सर इसका 1,37,790 का। अब मानो कि फ्लिपकार्ट आपको ये पर्टिकुलर कैमरा ईएमआई में दे रहा है सर, ठीक है, मतलब बेसिकली क्रेडिट में। तो क्वेश्चन इज दैट, तो अगर आप क्रेडिट में ईएमआई मतलब ईएमआई से या क्रेडिट में, अब अगर आप ये पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के थ्रू से अगर आप ये खरीदते हो, तो माय क्वेश्चन इज दैट ऑब्वियसली जब क्रेडिट कार्ड के थ्रू से आप खरीदते हो तो यहाँ पर बैंक बीच में आ जाता है, तो फ्लिपकार्ट को पैसा बैंक से मिल जाता है, बाकी आपके साथ बैंक का कनेक्शन होता है, दैट्स व्हाई। बट अगर मैं 2 मिनट के लिए बैंक को थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है, बैंक को साइड कर दो सर, ठीक है, 2 मिनट के लिए सोचो कि बैंक यहाँ नहीं है, तो 1,37,790 का एक कैमरा फ्लिपकार्ट ने आपको दिया क्रेडिट पे, आपको फ्लिपकार्ट को धीरे धीरे पेमेंट करना है। नाउ क्वेश्चन इज दैट एक ईएमआई भरने के बाद कितना ऐसे ईएमआई का ऑप्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है ईएमआई में, देता तो है। अच्छा मान के चलते हैं कि 1,40,000 तो 3 ईएमआई है, मतलब 60,000 करके पर ईएमआई, टोटल आप 3 महीने में भरोगे, ठीक है। अब आपने 60,000 का पेमेंट किया, बट स्टिल आपका बाकी अमाउंट बाकी है, मतलब अभी भी आपका 1,20,000 या समथिंग, 1,20,000 तो नहीं होता है, कितना हो जाएगा, वही 90,000 समथिंग, 80,000 आपका अभी भी बाकी है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इस ड्यू के लिए जब भी फ्लिपकार्ट आपको पूछ रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि आप कौन हो? आप डेटर हो, ध्यान से सुनना सर, यू आर डेटर एंड फ्लिपकार्ट इज योर क्रेडिटर, क्योंकि वो आपको क्रेडिट पे दिया है, तो फ्लिपकार्ट को आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। तो आप बोल रहे हो कि नहीं, आप किसी फ्रेंड को बोल रहे हो कि भाई मैं उसको असाइन कर देता हूँ, फ्लिपकार्ट तुम खुद से ले लेना, तो तुम क्या असाइन कर रहे हो? अपना लायबिलिटी। लॉ कहता है आप लायबिलिटी किसी पे असाइन नहीं कर सकते, लॉ कहता है
डेटर अपना लायबिलिटी किसी पे असाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी बीच में आ जाएगा और लॉ इसको अलाउ नहीं करता है। तो अपना लायबिलिटी असाइन नहीं कर सकते, मतलब डेटर किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को, कोई फ्रेंड को, कोई एनी अदर मिस्टर को, कोई अदर मिस को यहाँ पर लायबिलिटी ट्रांसफर के लिए अलाउ नहीं करेगा। आपका लोन है, आपको ही देना है, या फिर आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, वो अलग बात। बट आप इसको किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते कि भाई मेरा लायबिलिटी मेरे बदले में कोई और देगा। इन दैट केस वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तब ये कैमरा उनका हो जाएगा। दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पर नॉर्मल तौर पे आप ऐसे नहीं कर सकते, तो लायबिलिटी ट्रांसफर ऐसा ही नहीं हो सकता। लेकिन इसका ऑपोजिट चीज हो सकता है, बेनिफिट असाइन हो सकता है। जैसे कि मानो फ्लिपकार्ट को पैसा देना था, फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि तुम मेरे बदले किसी और को पेमेंट कर देना, डेटर को। आप कौन हो? डेटर हो, आप डेटर हो, ठीक है। तो डेटर को बोलता है कि तुम फ्लिपकार्ट को नहीं, तुम बदले में मिंत्रा को दे देना या किसी और कंपनी को दे देना जिसको मैं आपको रेकमेंड करूँ। तो बेनिफिट असाइन हो सकता है, लेकिन लायबिलिटी नहीं। बात समझ में आया सर? बोलो, एनी डाउट सर? हाँ सर। नो सर। क्लियर क्लियर हो कि डाउट रह गया? सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर। थोड़ा सा ट्रिकी था, बट बहुत ऐसा भी कुछ नहीं था कि समझ में नहीं आएगा। टेल मी, आगे बढ़ रहा हूँ फिर। हाँ सर। लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। अब क्या बताऊं, फिर से जॉइंट प्रोमिसर में बोल दिया था कुछ देर पहले ही, ठीक है। जॉइंट प्रोमिसर जॉइंटली दिया है तो जॉइंटली देना पड़ेगा, सिंपल बात है। नहीं देगा तो फिर उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे देगा। सर यहाँ पर जैसे सेक्शन 42 आपने पढ़ा, ठीक है। Devolution of joint liabilities when two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears, अगर कुछ ऐसा situations create ना होता है, all such persons during their joint lives and after the death of any of them is representative jointly with the survivor or survivors, and after the date of the last survivor, the representative of all jointly must fulfill the promise। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल बात है। जॉइंट लाइबिलिटी सारे के सारे जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव मिलके रिपे करेगा। मैंने जस्ट कुछ देर पहले आपको ये बताया। So we have seen that section 42 deals with voluntary discharge of obligations by joint promisors, but if they do not discharge their obligation on their own volition, then what will happen? अब इसमें section 43 पिक्चर में आ जाता है, ध्यान से देखो। When two or more persons make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promiser to perform the whole of the promise. So each promiser may compel contributions. Each of two or more joint promiser may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract. समझाता हूँ क्या contrary situation appear हो सकता है. In other words, if one of the joint promisor is made to perform the whole contract, then he can call for a contribution from others. कैसे हो सकता है? ये normally ये भी partnership situations में होता है, partnership business में sharing of loss by default in contributions. If any one of two or more joint promisors make default in such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default in equal shares. Explanations. चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देखें तो आपको पिक्चर मतलब क्रिस्टल क्लियर आइडिया आपको मिलेगा। ABC सेक्शन 43, हाँ सर। ABC jointly promised to pay D 3 लाख। ABC तीनों मिलके बोल रहे कि भाई हम 3 लाख पे करेंगे। D may compel either A or B or C to pay him 3 लाख। देखो सर, A B C jointly promise कर रहा है B को 3 लाख देगा, ठीक है। D may compel either A, D A को भी बोल सकते हैं। कंपेल करना मतलब किसी को कोई काम करने से बाध्य करना, ठीक है। D may compel either A or B or C to pay him 3 लाख। किसी को भी वो कंपेल कर सकते हैं कि भाई मेरे को मेरा 3 लाख दे दो। सिर्फ A दे सकता है, सिर्फ B दे सकता है, सिर्फ C भी दे सकता है, कोई भी, ये नहीं बात। ऐसा हो सकता है अगर ये तीनों राजी है।
इनके बीच में बन जाएगा कि भाई ठीक है मैं दे देता हूँ, बाकी तुम लोगों के साथ मैं देख लूँ। A, B, C are under a joint promise to pay D 3 lakh. C is unable to pay anything. बाद में C कुछ भी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, आउट हो गया। And A is compelled to pay the whole. A is compelled to pay, A को पूरा का पूरा पेमेंट D को करना पड़ा। And A is entitled to receive 1.5 लाख from B. C आउट हो गया पिक्चर से, पूरा का पूरा पेमेंट A किया D को। नाउ A के पास ये राइट है कि वो B से 1.5 लाख ले पाएगा। बात बड़ा सिंपल है। ए बी सी तीनों मिलके प्रॉमिस किया था, ठीक है कि भाई तुम्हें 3 लाख हम लोग मिलके दे देंगे, बट सी यहाँ पर गायब हो गया। मतलब गायब हो गया मतलब या तो डेथ हो गया, या तो दिवालिया हो गया, या अनेबल टू पे हो गया, मतलब दिवालिया हो गया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि भाई कोई भी तो किसी को तो देना पड़ेगा, तो ए ने पूरा का पूरा अमाउंट डी को दे दिया। अब बी तो बचा हुआ है ना, बी तो अनेबल टू पे नहीं हुआ ना, तो बी क्या करेगा? सिंपल बात है, ए को 1.5 लाख देगा। कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस, बिल्कुल। अब कोई बोलेगा सर सी तो मतलब, हाँ बोलो सर। जो ये उनसे दिलो ना के बी बी नहीं, बी क्यों नहीं कर, बी ऐसा करेगा तो फिर ये बिल्कुल ब्रिज हो जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ में केस बनेगा। হ্যাঁ, তখন তো সেই এ বি এর মধ্যে ঝামেলা বেঁধে যায়। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। X, Y and Z jointly promise to pay 6,000 to A. A may compel either X or Y or Z to pay the amount. If Z is compelled to pay the whole amount, X is insolvent, but his assets are sufficient to pay. X insolvent हो गया है, but उसके पास assets है to pay 1/2 of his debts. मतलब debt का मतलब 1/2 amount वो दे सकता है। Z is entitled to receive 1,000 from X estate and 2,500 from Y. मतलब देखो सर कितना सिंपल बात है। एक्स वाई जेड तीनों मिलके 6,000 देने का वादा किया, किसको? ए को। अब ए बोल रहे हैं क्या, कंपेल कर रहे हैं भाई कोई भी मुझे पूरा अमाउंट जरूर देना, मैं ये नहीं जानता भाई किससे मिलेगा बट मुझे तो चाहिए। कौन बोल रहा है ये बात? ए बोल रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इफ जेड इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट। अब इसमें ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर एक्स इंसॉल्वेंट हो चुका है। एक्स इंसॉल्वेंट हो चुका है, एक का कोई अर्निंग नहीं है मार्केट में, ऊपर से जितना लोन वगैरह है वो सब झमेला हो गया है। लेकिन उसका पास जो संपत्ति है, जो एस्टेट है उसका, जो एसेट्स है उसका, वो बेच के पेमेंट हो सकता है। सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेब्ट्स। अब जेड ने तो 6,000 दे दिया था, अब जेड ने पूरा का पूरा 6,000 दे दिया था, किसको? ए को। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अब जेड किससे कितना लेगा? 6,000 का 1/2 जो होता है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 1,000 रुपीज वो एक से ले सकता है, एटलीस्ट 1,000 रुपीज वो एक से लेगा, ठीक है। बाकी 2,500 मतलब 6,000 को अगर डिवाइड किया जाए तो कितना करके होता है सर? पार इट 2,000 करके होता है, ठीक है। अब तुम 1/2 ऑफ हिज डेब्ट्स मतलब 2,000 में, मतलब इसमें एक्स का शेयर कितना है, वाई का शेयर कितना है, जेड का शेयर कितना है? 1:1:1, यस और नो? मतलब एक्चुअल में ए के घर में 2,000 एक्स देगा, 2,000 वाई देगा, 2,000 जेड देगा। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर इंसॉल्वेंट कौन हुआ है? एक्स। लेकिन उसके एसेट से 1/2 अमाउंट वो दे सकता है, मतलब 2,000 में से कितना पेमेंट कर सकता है? 1,000। बात समझ में आया सर? अगर 2,000 में से 1,000 वो पेमेंट कर देगा तो बचा हुआ अमाउंट कितना रहा? सर बोलो। 6,000 में से 1,000 चला गया, मतलब 1,000 जेड के एसेट से मिल जाएगा सर, तो कितना होता है? 5,000। अब ये जो 5,000 है ये ए और बी के बीच में, सॉरी वाई और जेड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वाई और जेड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2,500 इसीलिए क्या हुआ, 1,000 एक्स के संपत्ति से मिल रहा है और वाई से 2,500 लेगा, और बाकी 2,500 तो
जेड का खुद का है। बोलो सर, एनी डाउट? हिसाब क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो सेक्शन 43 से क्या समझ में आया? Let us observe that the effect of section 43 is to make the liability in the event of joint contract both joint and several insofar as the promisee may in the absence of a contract to the contrary compel anyone, किसी को भी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है तो किसी को भी जॉइंट प्रॉमिस के केस में बाध्य कर सकता है उसका पेमेंट देने के लिए। जैसे अगर मान लो बैंक भी जॉइंट लोन किसी को दिया है, ठीक है, एक बंदा दिवालिया हो गया है, तो बैंक के पास ये पूरा परमिट होता है कि भाई वो किसी एक से भी कंपेल करेगा कि भाई हमारा पूरा पेमेंट क्लियर करो। ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर, ठीक है, अगर किसी एक को रिलीज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होता है? सिंपल है, और क्या, सेक्शन 44 ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 9 लाख टू डी, रिलीज डे फ्रॉम लाइबिलिटी, डी ए को लाइबिलिटी से रिलीज कर रहा है कि भाई ठीक है ए को कुछ नहीं देना है। In this case, the release of A does not discharge B and C from their liability. अगर यहाँ पर A का लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जा रहा है, मतलब अगर A गायब हो रहा है तो B और C तो रहेगा ना, तो they remain liable to pay the entire amount of 9 lakh. And though A is not liable to pay D, but he remains liable to pay B and C. That is, he is liable to make the contribution to the other joint promises. इतना अंडरस्टैंडिंग वाला बात है मेरे। डी का मानना है कि भाई हमें ए से कोई लेना देना नहीं है, अगर ए नहीं देगा तो मैं ए के नाम पे कोई क्लेम नहीं करूंगा। बट क्योंकि ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस किया था ना, तो फिर अगर डी ए को छोड़ देता है चलेगा, पर बी और सी ए को नहीं छोड़ेगा। मतलब सिंपल हिसाब होगा, 9 लाख जो ए बी सी मिलके प्रॉमिस किया था डी को देने के लिए, अब 9 लाख में तीनों का शेयर कितना था? 3 लाख ईच, ठीक है। लेकिन डी बोल रहे कि भाई हमें ए से कोई लेना देना नहीं है और रिलीज कर दिया ए, ठीक है। तो बी का मानना है क्या, डी का क्या मानना है कि भाई हमें 9 लाख चाहिए, तो ए बी क्या करेगा? डी बोलेगा भाई तुम लोग 4.5 लाख करके दे दो हमें, 4.5 प्लस 4.5 करके दे दो। लेकिन यहाँ पर बी और सी मिलके बोलेगा भाई ठीक है हम लोग अपना पेमेंट कर दिए, बट तुम अपना हिस्सा हम दोनों को दे दो। मतलब ए का जो 3 लाख है, बाकी का 3 लाख दोनों 1.5 लाख 1.5 लाख करके ले लेगा। एकदम से, ठीक है, 1.5 लाख करके वो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो जॉइंट प्रॉमिस किया था, भले डी उसको रिलीज करते। राइट ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस, A in a consideration of 5 lakh rupees lent to him by B and C. A in consideration of rupees 5 lakh rupees lent to him by B and C. Promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a specified day. दे देगा, but B मर गया। In such a case, right of demand payment shall rest with B's legal representative. अगर B मर जाएगा तो फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव देगा jointly with C during C's lifetime. अगर C का भी डेथ हो गया तो C का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो देगा jointly। सिंपल बात है, मतलब कोई छुटकारा पाने का जगह नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में दे दे ऐसा लिखेगा कि भाई ये हमारे जॉइंट हमारे लाइफ टाइम के लिए है, हम मर जाए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला जाए, वो अलग बात, बट कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देता है नॉर्मल। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, सेक्शन 46 से लेके 50 में टाइम प्लेस के बारे में बात किया है सर। समय और स्थान कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस पर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, सेक्शन 46। जहां पर कोई एप्लीकेशंस नहीं है, कोई टाइम मेंशन नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो 46 अप्लाई होगा। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, जहां टाइम मेंशन है लेकिन कोई प्लेस प्रॉपर्ली नहीं बोला, ठीक है। 47 का बात है, an application for performance of certain date to be proper time and place,
और जहां प्रॉपर टाइम एंड प्लेस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सेक्शन 48 में बोला हुआ है। And place for performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance section 49 में डील किया जाता है। सर समझ में आ गया कि किस में कहाँ डील होता है? जल्दी जल्दी बता दो तो क्या होता है एक एक केस में, सुन लो सर। देखो the type of performance or promise whereby the contract the promisor is to perform his promise without applications by promisee and no time for performance specified। ठीक है, टाइम मेंशन नहीं किया, स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ। द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन रीजनेबल टाइम। अब सवाल ये उठता है सर अगेन रीजनेबल टाइम है, 2 मिनट पहले ही बोला था। The expression reasonable time is to be interpreted having regard to the facts and circumstances of a particular case। सेक्शन 46 कहता है ये रीजनेबल टाइम क्या है, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मानो कि कोई किसी ऑफिस में काम करने के लिए ज्वाइन किया तो उसका ऑफिस का बॉस उसको रात को 12 बजे बुलाता है, बुला सकता है अगर वो नाइट शिफ्टिंग जॉब हो तो पहले से मेंशन होना चाहिए कि जॉब नाइट शिफ्टिंग का। ठीक है, ऐसा नहीं कि अचानक से भाई तुम जॉब ज्वाइन किए तो रात 12 बजे आ सकते हो, मतलब आना पड़ेगा, नॉट लाइक दैट। हर चीज का एक रीजनेबिलिटी होता है। अगर उसको पता है कि ये नाइट जॉब है, जैसे कि जो बीपीओ कॉल सेंटर का जॉब होता है, क्योंकि कॉल सेंटर अमेरिका में है, मतलब सॉरी कंपनी अमेरिका में है, कॉल सेंटर पे बैठे क्या करते हैं, अमेरिकन कंपनीज को सर्विस देता है। तो अगर आपको अमेरिकन कंपनीज को सर्विस देना है तो इंडिया में बैठ के आपको रात को ही काम करना होगा, बिकॉज जब इंडिया में रात है तब अमेरिका में दिन है ना सर। ये भी देखना पड़ता है रीजनेबल टाइम, कौन सा काम क्या करना है। Time, place for performance. When promise is to perform on a certain day, the promiser is undertaken to perform it without applications by the promise. The promiser will perform it at any time during the usual hours of business on such day and the place at which the promise ought to be performed. Example के लिए, if the delivery of goods is offered say after 8:30 p.m. अगर बोला गया कि भाई delivery of goods 8:30 बजे किया जाएगा, the promisee may refuse to accept delivery for the usual business hours are over. Moreover, the delivery must be made at the usual place of business। 8:30 बजे जो रात का टाइम है ना, ये बिजनेस आवर नहीं है सर। नॉर्मल बिजनेस आवर अगर मैं इंडिया का बात करूं तो 9 to 6 है, मैक्स टू मैक्स 7 आजकल तो चलता है, बट मैक्स टू मैक्स 8:30 PM इज नॉट अ यूजुअल आवर। तो अगर प्रॉमिस ही बोलेगा कि भाई ये टाइम नहीं है मेरे एक्सेप्ट करने का, तो वो बिल्कुल बोल सकता है। ठीक है, इन दैट केस जो प्रॉमिसर है उसको फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, applications for performance on certain day to be at a proper time and place section 48। when promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within usual hours of business। मतलब मानो कि आपने जोमेटो में खाना ऑर्डर किया, जोमेटो आपको बोला कि मैक्सिमम 1 आवर के अंदर आपको खाना देगा, 1 आवर की जगह अगर आपको 3 घंटा बाद खाना देता है तो ये कोई रीजनेबल बात हुआ सर? हाँ, तो सिंपल बात है, उसको पैसा वापस करना होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम था तो बोल देना चाहिए था कि भाई हम खाना डिलीवरी नहीं कर सकते। Place for performance of promise where no application is to be made and no place fixed for performance। He undertakes to deliver 1,000 mounts to jute। ठीक है, 1,000 mounts of jute, jute मतलब जिसको हम लोग बंगाली में पाट बोलते हैं सर, पाट जूट है ना सर, आप लोग जानते हो, और क्या बताऊं मैं। So he undertakes to deliver 1,000 mounts of jute to be on a fixed day। He must apply to be to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it and must deliver it to him at such place। ठीक है, जहाँ जिस जगह को बोला गया उस जगह मेंशन करना चाहिए और उस पर्टिकुलर जगह में ही डिलीवरी होना चाहिए। ठीक है, एक हर चीज का एक प्रॉपर प्लेस भी होना चाहिए, सेक्शन 49 इसके बारे में बोलता है। एंड सेक्शन 50 performance in manner or at time prescribed or sanctioned by promise। section 50 the performance of any promise may be made in any such manner or at any time which the promisee prescribes or sanctions। ठीक है, performance of reciprocal promise section 51 में बात करता है। मतलब बेसिकली section 50 क्या हुआ, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रेस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रॉमिसिंग। मतलब जो टाइम में बात हुआ है उसी टाइम में कंप्लीट करो भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे आप लोगों को पता है टाइम की बेसिस में एक बड़ा कंपनी बना है,
देखो सर, मेरे को अगर आप कहानी पूछोगे ना, मैं चालू हो जाऊंगा तो खत्म नहीं होगा। आप लोग डोमिनोज के बारे में जानते हो ना सर? डोमिनोज का जो बिजनेस स्टाइल है ना, ये टाइम को मेजर करके ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। टाइम इसका मेन कॉन्ट्रैक्ट का खेल था। इसको बोलते हैं बिजनेस आइडिया। ठीक है, 1960s के आसपास का बात है। ठीक है, जब डोमिनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इसका मेन बिजनेस का जो स्पेशलिटी क्रिएट हुआ था, क्या बेचता है सर? कुछ नहीं, ब्रेड में पिज्जा बना के ब्रेड के ऊपर कुछ लगा के बेच देता है, और क्या। बेचने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ ऐसा बात नहीं है, पिज्जा कोई भी बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर इसका, जो जो क्विक डिलीवरी करने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्विक डिलीवरी, 10 मिनट्स डिलीवरी, 20 मिनट्स डिलीवरी, है ना, यही इसका बिजनेस का मेन फंक्शन था। ठीक है, कि ताकि ये देखो, गर्म गर्म भी हॉट रहेगा। ठीक है, तभी वो माना जाएगा, नहीं तो पैसा रिफंड करेगा। ठीक है, ये काफी कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी रहा है, बट आज डोमिनोज का बिजनेस दुनिया भर में फैला हुआ है सर। ठीक है, डोमिनोज पिज्जा, कभी केस स्टडीज पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बट मुझे थोड़ा याद आया तो मैं आपको बताया। करेंटली वर्ल्ड में 83 कंट्रीज में इसका बिजनेस है, और 5701 सिटीज में वर्ल्ड वाइड ये बिजनेस करता है। बट इसका बिजनेस का मेन कॉन्सेप्ट है कि फास्ट डिलीवरी, फास्ट, सुपर फास्ट डिलीवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, टाइम इज एसेंस, टाइम इज द मेन फंक्शन। बाकी पिज्जा तो कोई भी बना सकता है ना, बेहतर डोमिनोज से भी बेहतर पिज्जा बनाया जा सकता है, नो नो प्रॉब्लम विद दैट सर। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये डोमिनोज अपने आप को जो बनाया ना, वो वही है कि जब भूख लगे 10 मिनट में आपके घर पे डिलीवरी होगा, नहीं पहुंचेगा तो कंपनी आपको रिफंड करेगा। ये बोलना आसान है, बट इसको करना बहुत ही, बहुत ही, मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब ये बहुत, मतलब डिसिप्लिन का मैटर है। सिंपल बात है, डिसिप्लिन का मैटर है। बट हाँ, इंडिया जैसा कंट्री में ये अप्रोच बहुत खतरनाक है। क्यों इंडिया जैसे कंट्री में अप्रोच खतरनाक क्यों है सर? मैंने देखा आजकल तो काफी स्टोर बढ़ गया है, लेकिन इतना फास्ट डिलीवरी के चक्कर में हमारे यहाँ पर भीड़ बहुत है सर। स्पेशली स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, स्टेट लाइक बिहार, ठीक है, स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना हाई है, सिटी लाइक कोलकाता। ठीक है, यहाँ पर जब बाइक वाले फाइन बचाने के चक्कर में इतना जल्दी बाइक चलाते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। मतलब मेरे कंट्री में तो मैं मानता हूँ कि अगर वो स्टेट वेस्ट बंगाल जैसा स्टेट हो, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सुपर हाई, ठीक है, यहाँ पर ऐसा रूल लागू करने से पहले सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पर आप इतना जल्दी से गाड़ी चला के डिलीवरी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा, सामने काफी एक्सीडेंट देखा मैंने। ओके सर, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यार रेसिप्रोकल का मतलब बहुत सिंपल है सर। मतलब सेक्शन 51 से 58 रेसिप्रोकल और प्रॉमिस के बारे में बात करता है। Promise are not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing to perform. Section 51. When a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, no promiser needs to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. So what is the meaning of this? A and B contract that A shall deliver the goods to B to be paid for by B on delivery. मतलब A B contract कर रहा है that A shall deliver the goods, मैं delivery करूँगा B को, to be paid for by B on delivery, मतलब पेमेंट डिलीवरी में मिलेगा। A did not deliver the goods unless B is ready and willing to pay for the goods on delivery. अगर B डिलीवरी में पेमेंट नहीं करेगा तो B डिलीवरी नहीं करेगा। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब मैं तुम्हें खाना पहुंचा दूंगा या प्रोडक्ट पहुंचा दूंगा, पर बदले में डिलीवरी में पेमेंट देना होगा हाथों हाथ। तुम मुझे कैश दो, मैं तुम्हें प्रोडक्ट दूंगा, तुम मुझे प्रोडक्ट दो, मैं तुम्हें कैश दूंगा, समथिंग लाइक रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, परफॉर्मेंस अगर कोई इग्नोर कर गया तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बनेगा नहीं, वॉइड हो जाएगा। सिंपल है। सेक्शन 52, A and B contract that A shall build a house for B at a fixed price. A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। A shall build a house for B at a fixed price and A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it. A and B कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है that A shall build the house for B at a fixed price. A promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it. तो B बाद में पे करेगा, पहले A घर बना के देगा। ठीक है,
लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, सेक्शन 53 इसमें बात करता है लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट. A and B contract that B shall execute some work for A for 1,000 rupees. A and B contract कर रहा है, then B shall execute some work for A for 1,000 rupees. B is ready and willing to execute the work accordingly. काम करने के लिए ready हो गया था, but A prevents him from doing so. But A उसको रोका, करने नहीं दिया. The contract is voidable at the option of B. ये contract B के option से voidable है, and if he elects to resign it, he is entitled to recover from A compensation for any loss which he has incurred by its non-performance. तो बड़ा सिंपल बात है, ये बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो बी shall execute some work for A, मतलब तुम ये काम मेरे लिए करो 1,000 रुपीज के बदले. बी काम करने के लिए रेडी हो गया, बट जैसे ही वो काम करने जा रहा है ए बी को रोका कि नहीं, काम करने का जरूरत नहीं है. तो ये बी के लिए क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया. कैसा वॉइडेबल? सिंपल बात है, मतलब तुमने जोमेटो में खाना ऑर्डर किया, तुमने जोमेटो को एक वर्क एग्जीक्यूट करने दिया, वो तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारे घर पे खाना डिलीवरी करने आ गया, बट तुम बोल रहे हो कि नहीं खाना डिलीवरी मैं नहीं लूंगा, या फिर तुमको डिलीवरी नहीं करना है. देखना जब जोमेटो पे खाना डिलीवरी ऑर्डर देते हैं तो वो लिखता है कि भाई वंस ऑर्डर प्लेस्ड कैन नॉट बी कैंसिल्ड, क्योंकि ये फूड बन जाएगा तो फिर और उसके बाद कुछ हो नहीं सकता. अगर आपको कैंसिल करना था तो पहले ही कर देते, ठीक है. मतलब ये एक्सेप्ट करने के बाद ना आप वो कर नहीं सकते. अगर करते हो तो, अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब जैसे अगर यहाँ पर ए बी को रोक के बेसिकली बी के साथ एक तरह का गलत कर रहा है, तो इसके बदले बी के पास ना ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है. जिनको वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, मैंने जो बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में काफी डिस्कस करके रखा. वॉइडेबल क्या होता है, मतलब ये बी के पास ऑप्शंस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और बदले में कंपेंसेशन भी चार्ज कर सकता है कि भाई तुमने मेरे को काम दिया था, मैंने सारा रेडी कर लिया था, अब तुम अगर इसको नहीं करने दोगे तो मेरा जो लॉस है वो मुझे भरपाई करो. सिंपल बात है. और ये बी के ऑप्शन से वॉइडेबल हो जाता है और फिर बाद में वॉइड भी हो जाएगा, लेकिन वॉइडेबल के कारण ये केस बन सकता है. अगर यहाँ पर ए राजी नहीं होगा तो ये केस बन सकता है. सिंपल बात है. तो लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट. सब कुछ होने वाला था, लास्ट मिनट में तुम अगर रोकोगे तो फिर ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो भुगतना पड़ेगा सर. जैसे यहाँ पर और एक एग्जांपल आप देख सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर, मतलब पेड़ का बात कर रहा है. द सेलर इज टू कट एंड कॉर्ड इट. सेलर क्या करेगा, पेड़ को काटेगा, ठीक है, एंड whereupon buyer is to take it away and pay for it. The seller cords only a part of the timber and neglects to cord the rest. In that event, the buyer may avoid the contract and claim compensation from the seller for any loss which he has been sustained by non-performance of contract. मतलब सेलर को क्या करना था, कट करना था, बट इसको कॉर्ड नहीं किया. मतलब कट करने के बाद उसको जो सेव देना था उस तरह से उसको नहीं किया, सिर्फ कट किया. तो ऐसे केसेस में बायर बोलेगा भाई ये तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारा काम था कट करना, कॉर्ड करना, तब जाके मैं उसको बेचूंगा. ठीक है, मतलब एक नॉर्मल टिम्बर पे जो प्रोसेस होता है, यही बात है. तो इस तरह का बात क्या हो गया, मतलब जो करना था वो इफेक्ट नहीं होगा. सेक्शन 54 में इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट हैज टू मेक दैट प्रॉमिस व्हिच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. इस एग्जांपल देखोगे तो सेक्शन 54 समझ में आ जाएगा. A hires B's ship to take it on and convey from Kolkata to Mauritius. Mauritius एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है सर, आइलैंड कंट्री, ठीक है, आई थिंक इंडियन ओशन पे. He hires B ship to take in the convey from Kolkata to Mauritius a cargo to be provided by A, B receiving a certain freight of its for its conveyance. It does not provide any cargo for the ship. A cannot claim the performance of B's promise and must make compensation to B for the loss which sustained by the non-performance of the contract. वादा हुआ था लेकिन नहीं हुआ, मतलब बात ऐसा है. सेक्शन 54 क्या बता रहा है, ध्यान से समझो बात को. सेक्शन 54 का मेन पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट, मतलब आपने जो वादा किया था आप नहीं कर पाए, तो इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस व्हिच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड, जो आपको पहले करना चाहिए था इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, लेकिन आपने वो नहीं किया. तो क्या होगा, सिंपल ब्रीच हो जाएगा, तो डैमेज देना है. ए हायर्स बी सी टू टेक इट एंड कन्वे,
ठीक है, फ्रॉम कोलकाता टू मॉरिशस, ए कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए, कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए, बी रिसीविंग अ सर्टेन फ्रेट ऑफ इट्स कन्वीनियंस, ठीक है, रिसीव किया, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप, बट उसमें उसके बदले शिप में कार्गो नहीं दिया, जो सामान देना था वो नहीं दिया, so he cannot claim the performance, यहाँ पर इसको परफॉर्मेंस नहीं मानेगा from B's promise, and A and must take compensation to B the loss which B sustained by the non performance of the contract, मतलब सिर्फ शिप लेने से नहीं होता, उसमें कार्गो भी लाना था, बट वो प्रॉमिस लेना वो रखना भूल गए, डिफॉल्ट हो गया उससे, ठीक है, तो ये इसके बदले में वो अपना जो भी लॉस है वो लॉस का डैमेज वो क्लेम कर सकता है। सिंपल बात है, आप किसी का गाड़ी लेते हो, वो बोलते हैं कि ठीक है गाड़ी लेके आ सकते हो, पर बदले में इसमें कार्गो में ये भी चीज लेके आना, माल लोड करके, ठीक है, बदले यही कॉन्ट्रैक्ट था, बट तुम माल लोड करना ही भूल गए, तो जो लॉस अगले को होगा वो तो देना पड़ेगा। सिंपल सिंपल बात है सर। A hires B to make a shoe rack. A will supply the plywood, Fevicol and other items required for making the shoe rack. B arrived on the appointed day and time, but A could not arrange for the required materials. A cannot claim the performance of B's promise and must make compensation to B for the loss which B sustained by non-performance of the contract. Simple बात। बिजनेस डील में ये सब एकदम जायज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Effects of failure to perform at a time fixed in a contract, मतलब जो टाइम फिक्स किया गया था, अगर उस टाइम के अंदर काम नहीं हुआ तो एकदम सेक्शन 55, ठीक है सर। ये बेसिकली जो मैं बात आपके साथ कहा, ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का अलग अलग सारा तरीका मैं आपको बताया, ठीक है। देखो सर, सेक्शन 56 क्या बताता है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है। द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में बी फॉर द टू टाइप्स, एक होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। जैसे इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या है? इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, when the parties agree upon doing of something which is obviously impossible in itself, the agreement would be void। जो काम हो ही नहीं सकता वो स्टार्टिंग में ही void हो जाता है, मतलब जो कभी संभव नहीं है। Impossible in itself means impossible in the nature of things. The fact of impossibility may be and may not be known to the parties. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, A, a Hindu who was already married, contract to marry B. A Hindu girl, according to law, A being married could not marry B in this case. He must take compensation to B for the loss caused to her by the non-performance of the contract. Sir, as per the Hindu law, मतलब हमारे देश का जो नियम है, ऐसे हमारे देश में और भी दूसरे धर्म का भी लोग काफी रहते हैं, इसलिए हमारे देश है तो हिंदुस्तान, बट हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर बाकी देशों का जो धर्म है ना उसको भी काफी सम्मान दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि इस्लामिक रूल्स है, ठीक है, क्रिश्चियनिटीज का भी रूल्स फॉलो होता है, ठीक है, ज्यूइश, ठीक है, काफी सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। सर मैं यहाँ पर धर्म को लेके मारपीट झगड़ा नहीं करूंगा, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का डिबेट नहीं करना है, बट आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा समझने वाला एग्जाम्पल है। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, मतलब हमारे देश में जो हिंदू सिस्टम में, अगर आपका शादी ऑलरेडी हो चुका है तो आप दूसरा शादी नहीं कर सकते। जैसे मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है तो किसी दूसरे धर्म के बारे में मुझे बोलने का अधिकार है नहीं, बट मैं एक जितना जानता हूँ, जैसे इस्लाम में जो एक सिस्टम है पर्सनल लॉ में कि 4 मैरिज अलाउड होता है, ठीक है। अच्छा बुरा का मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर, ठीक है। तो इंडिया में कॉन्सेप्ट ऐसा है सर, हिंदू लॉ में कि आपका शादी होते होते मतलब ऑलरेडी अगर हुआ है तो आप दूसरा तीसरा शादी नहीं कर सकते। हाँ, डिवोर्स देने के बाद कर सकते। अगर पहला शादी डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, तो फिर आप दूसरा शादी कर सकते हो। बट एक शादी रहते रहते, मतलब आपका ऑलरेडी मैरिड हो, आपका घर पे बीवी है, फिर भी आप दूसरा एक बीवी बनाओगे, ऐसा इजाजत हमारे देश में हिंदू लॉ में तो नहीं है, ठीक है। तो एकदम सिंपल बात है कि ये इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस है, इसीलिए बोला कि ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब पॉलीगैमी असल ये बंद हो जाना चाहिए, चाहे किसी भी जाति में हो, धर्म में हो, पॉलीगैमी इमीडिएट बंद होना चाहिए। ये जमाना आज से 10,000 साल पहले कॉन्सेप्ट अलग होता था, उस समय में लोग नहीं होता था, दुनिया अलग था, कॉन्सेप्ट अलग था। मतलब 2022 में खड़े होके पॉलीगैमी जैसे चीज
इमीडिएट इफेक्ट में बंद होना चाहिए। मतलब जो भी एक एडुकेटेड इंसान है, नेचुरल इंसान है, वो समझेगा बात को। पॉलीगैमी कोई मतलब नहीं होता। एक तो रिश्ता में कोई मतलब नहीं है, मतलब रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। और दूसरा पॉइंट है कि दिस इज नॉट गुड फॉर करंट ग्लोबल सिचुएशंस, ठीक है। मतलब ये बहुत ही, मतलब ये बहुत ही एक ब्लैक साइड ऑफ द सोसाइटी है सर। व्हाट इफ, आई होप यू अंडरस्टैंड सर। इसको समझने में कोई भी नॉर्मल इंसान इस बात को समझेगा। ओके, इफ नोन टू द पार्टीज। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, B promises to pay a sum of ₹5 lakh if he is able to swim across the Indian Ocean from Mumbai to Aden within a week. सर ये बहुत ही खतरनाक एक डील है। जैसे कि वो इंग्लिश चैनल में भी ऐसा होता था। In this case there is no real agreement since both the parties are quite certain in their mind that the act is impossible of achievement. मतलब आप दुबई से एडेन जाओगे, ठीक है, दुबई मतलब बेसिकली इंडिया से, मुंबई से आप दुबई जाओगे, ठीक है, वो भी स्विम करके, गंगा का इस पार उस पार करके दिखाए कोई, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़ा स्विमर जरूर कर सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा डील तो स्विमर ही कर सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इट्स अ बिग डील सर। हाँ, मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ से यहाँ तैर के, अरे बाप रे, छोड़ो सर, ऐसा बात ना करो, दिमाग खराब हो जाए। तो ये इम्पॉसिबल है, शुरू से ही इम्पॉसिबल है, तो वॉइड हो जाएगा सर। और क्या, जो कभी संभव नहीं है ऐसे चीजों का डील ना ही हो, ठीक है, वो एकदम शुरू से वॉइड परफॉर्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि जो भी मेन पॉइंट्स था मैंने आपको बताया। एक बार आप बाकी पॉइंट्स ना गो थ्रू करो, अगर कोई डाउट रहे आप मुझे पूछे, ठीक है। और इस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आपको क्वेश्चंस भी मिलेगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेगा, आप एक बार उसे भी गो थ्रू करके रखें, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने क्लास में भी डिस्कस नहीं किया बट आप लोग गो थ्रू कर ले एक बार। अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझे जरूर पूछ लिया करें, बट मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ मतलब डाउट रहेगा। नोट जिनके पास नहीं है वो मुझे एक बार बताएं, मैं उनको नोट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, लंबा क्लास था, इतना ही है आज। सर मेरे पास नहीं है नोट्स। ओके आदित्य, একটা মেসেজ করে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি নোটসটা। ओके सर। স্যার এই ওকে স্যার, দেখবো। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে দেবো, পাঠিয়ে দেবো। ওকে স্যার, গুড নাইট। স্যার Bye, sir. স্যার আমার একটু পুরোনো রেকর্ডিংটা দিবেন। আচ্ছা, এর বিজনেস আগের লয়ের ক্লাসটা। রেকর্ডিংটা পাঠাতে হবে। ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবো, পাঠিয়ে দেবো বিজনেস